एनीमे की शुरुआत होती है एक फार्मासिस्ट कांजी यूतानी से, जो फार्मेसी लेबोरेटरी के एक कमरे में काम में बिजी होता है। यूतानी ने फार्मेसी की फील्ड को परस्यू किया और दुनिया का सबसे बेस्ट रिसर्च डेवलप करने में सक्सेसफुल रहा। इस फील्ड को चूज करने की वजह उसकी छोटी बहन थी, जिसकी बचपन में एक ट्यूमर की वजह से डेथ हो गई थी, जो पूरी तरह से रिमूव नहीं हो सका था। जब यूतानी को इस बात का पता चला, तब वो बहुत छोटा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि मॉलिक्यूलर फार्मेसी की रिसर्च करेगा, ताकि उन लोगों की मदद कर सके जो उसकी बहन की तरह ऐसी बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। यूटानी एक नॉर्मल इंसान था। वो अपनी वर्क टाइमिंग का भी ध्यान नहीं रखता था। 1 घंटे का काम करने के बाद उसने थोड़ा ब्रेक लेने का डिसाइड किया और अलार्म सेट कर लिया ताकि ज़्यादा देर तक न सो सके। लेकिन जब अलार्म बजा तो वो उठ नहीं सका, क्योंकि काम के बोझ और स्ट्रेस की वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब यूतानी की आंखें खुली तो उसने एक मेड देखी जिसका नाम चार्लट था। चार्लट ने यूतानी को यंग मास्टर कहा। यूतानी को बॉडी में बहुत दर्द फील हो रहा था। चार्लट बताती है कि उस पर बिजली गिरी थी। वो उसे आराम करने को कहती है। यूतानी ने अपनी न्यू बॉडी को गौर से देखा। वो एक छोटे लड़के की बॉडी थी। उसे समझ आया कि वो एक लड़के फार्मा डे मेडिसिस की बॉडी में री इनकारनेट हो चुका है। जब चार्लट को समझ आया कि फार्मा उसे नहीं पहचान रहा, तो उसने दोबारा अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उसने फार्मा की बैंडेजेस हटाने में मदद की। लेकिन जब उसने उसके बाजू पर एक निशान देखा तो वो हैरान रह गई। चार्लट ने कहा कि ये निशान स्पिरिट ऑफ हीलिंग का साइन लग रहा है, लेकिन फार्मा ने मना कर दिया और कहा कि ये सिर्फ बिजली गिरने की वजह से जलने का निशान है। चार्लट उसे एक्सप्लेन करती है कि वो डी मेडिसिस फैमिली की सर्विस करती है, जो सैनफ्लोव एम्पायर की सबसे मशहूर नोबल फैमिलीज में से एक है। ये फैमिली कई सदियों से एम्पायर के फार्मासिस्ट के तौर पर काम करती आई है। उसका बाप मिस्टर ब्रूनो डे मेडिचिस एक नोबलमैन है, जिसे आर्च ड्यूक का टाइटल दिया गया है, और वो इंपीरियल फार्मेसी स्कूल का प्रिंसिपल भी है। जब फार्मा हॉलवे में डी मेडिसिस फैमिली की तस्वीरों की लाइन देखता है, तो चार्लट उसे बताती है कि उसकी माँ का नाम बियट्रिस है और उसकी छोटी बहन का नाम ब्लांच है। चार्लट ने यह भी बताया कि फार्मा का बड़ा भाई पेले इस वक्त नोवार्ट फार्मेसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है और उनके घर से काफ़ी दूर है। एक बाप होने के नाते ब्रूनो चाहता है कि उसके बच्चे न सिर्फ फार्मेसी साइंस में माहिर हों, बल्कि वो सीक्रेट टेक्निक भी सीखें, जो एक मैजिकल टेक्निक है और स्पिरिट्स का दिया हुआ एक तोहफा माना जाता है। मेमोरी लूज करने के अलावा फार्मा को ये भी याद नहीं है कि उसके पास एक होली टेक्निक भी है, जो कि होली वाटर टेक्निक कहलाती है। जब शार्लेट को इस बात का पता चला तो वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि फार्मा पहले से ही होली वाटर टेक्निक में एक्सपर्ट था। उसने फार्मा को बताया था कि अगर वो सेक्रेट टेक्निक को मास्टर नहीं करेगा तो उसका टाइटल उससे छीन लिया जाएगा और उसे घर से निकाल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद फार्मा अपने कमरे में वापस गया और सेक्रेट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करने लग गया, जो चार्लट ने उसे सिखाई थी। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद फार्मा ने देखा कि उसके बाजू पर जो बिजली गिरने के निशान थे, उनमें तेज रिएक्शन होने लगा और आखिरकार वो अपने हाथों से पानी निकालने में कामयाब हो गया। लेकिन फार्मा को ये नहीं पता था कि पानी रोकना कैसे है, तो उसने जल्दी से अपने हाथों को विंडो के बाहर गार्डन की तरफ कर दिया। बहुत ज़्यादा पानी बहने के बाद अचानक उसके मुंह से स्टॉप निकला, तो पानी बहना रुक गया। इसके बाद उसने अपने हाथों से और चीज़ें जैसे कि मिनरल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। उसे पता चल गया कि उसका लेफ्ट हैंड मैजिकली सिंपल चीज़ें बना सकता है, जबकि उसका राइट हैंड उन्हें गायब कर सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब फार्मा को उन चीज़ों का केमिकल स्ट्रक्चर याद हो। फैमिली रेजिडेंस लाइब्रेरी में चार्लेट फार्मा के साथ होती है और उसे बताती है कि फार्मा ने सारी किताबें याद कर रखी हैं, क्योंकि ब्रूनो ने खास तौर पर उसे बचपन में ही मेडिसिन पढ़ने के लिए कहा था। ये सुनकर फार्मा अपनी मेमोरी वापस लाने की कोशिश करता है और वो अपने सामने रखी किताब पढ़ता है। शाम को फार्मा की फैमिली डाइनिंग रूम में उसका इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो सब उसकी तबीयत को लेकर परेशान थे, जब से वो बिजली गिरने की वजह से जख्मी हो गया था। थोड़ी देर बाद ब्रूनो ने फार्मा से पूछा कि जियोराइट ऑइंटमेंट कैसे बनाया जाता है, ताकि वो अपने हाथों का इलाज कर सके। खुशकिस्मती से चार्लेट ने पहले ही वार्न कर दिया था कि ब्रूनो अक्सर डिनर के दौरान अपने बच्चों से मेडिसिन के बारे में सवाल करता है। इस वजह से फार्मा ने सही जवाब दे दिया। उसका जवाब सुनकर ब्रूनो को तसल्ली मिली कि उसके बेटे की मेडिकल नॉलेज अब भी इंटैक्ट है। फिर ब्रूनो ने फार्मा को इन्फॉर्म किया कि वो अगले ही दिन अपनी पढ़ाई एलियोनोर के साथ कंटिन्यू कर सकता है। एलियोनोर, जिसे लोग आमतौर पर एलेन कहते हैं, पहले ब्रूनो की सबसे बेस्ट स्टूडेंट थी और अब फार्मा की पर्सनल टीचर है। अगले दिन जब फार्मा उसे मिस एलियोनोर कहकर बुलाता है, तो एलन बहुत सरप्राइज्ड होती है, जबकि वो हमेशा उसे कैजुअली सिर्फ एलन कहता था। लेकिन जब एलन को यह पता चला कि फार्मा पर बिजली गिरी है, जिसके वजह से उसकी कुछ मेमोरी खो गई है, तो उसे सब समझ आ गया। उस दिन एलन ने फार्मा को सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में सिखाना शुरू किया।
उसने बताया कि सारे नोबल्स बचपन से ही सेक्रेट टेक्निक्स यूज करने की टैलेंट रखते हैं और उनकी अपनी गार्डियन स्पिरिट होती है। फार्मा, पाले और ब्रूनो की गार्डियन स्पिरिट ऑफ हीलिंग है, जबकि एलन की गार्डियन स्पिरिट एक वाटर स्पिरिट है। एलन बताती है कि सेक्रेट टेक्निक्स के 5 एलिमेंट्स होते हैं: फायर, वाटर, एयर, अर्थ और नॉन एलिमेंट, जो पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स में डिवाइड होते हैं। ये सुनकर फार्मा ने एलन से पूछा कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट बना सकता है जो उसकी बनाने की एबिलिटी से बिल्कुल अलग हो। एलन ने जवाब दिया कि यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति एक स्पेसिफिक एलिमेंट बनाने की टेक्निक के साथ पैदा होता है जो चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा कर सके तो या तो वो एक स्पिरिट होगा या एक मॉन्स्टर। फार्मा ये सुनकर हैरान रह गया। फिर एलन फार्मा को प्रैक्टिस करने के लिए लेक के पास ले गई, लेकिन उसे याद आया कि फार्मा अपना होली स्टाफ नहीं लाया था जो सेक्रेट टेक्निक्स की पावर बढ़ाता है। थोड़ी देर बाद एलन ने उसे एक स्टाफ दिया ताकि फार्मा उसे प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद एलन ने होली स्टाफ से वाटर स्पीयर बना के दिखाया। फिर उसने फार्मा से कहा कि वो उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए एक वाटर स्पीयर बनाए। उसने कहा कि अपनी सेक्रेट टेक्निक को इमेजिन करे और स्पेल कास्ट करे, लेकिन एलन जैसा सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि फार्मा की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि उसने एलन से कई ज़्यादा पावरफुल स्पीयर बना लिया। एलन हैरान रह गई और उसने देखा कि फार्मा ने होली स्पीयर बनाते वक्त कोई स्पेल कास्ट भी नहीं किया। फिर एलन ने एक स्टिक निकाली जो स्ट्रेंथ मेजर करती थी और उसे फार्मा से हाथ रखने को कहा। जैसे ही फार्मा ने वो स्टिक रखी, उस स्टिक का कलर चेंज हो गया और वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगी। फार्मा की पावर बहुत ज़्यादा थी और वो स्टिक इतनी पावर मेजर नहीं कर सकती थी। वो स्टिक ये भी नहीं बता सकती थी कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस पावर मेजर करने वाली स्टिक को क्रॉस नहीं किया था। एलन चौंक गई थी। उसने फार्मा की बॉडी को एग्जामिन किया तो उसने फार्मा के बाजू पर स्पिरिट का सेक्रेड मार्क देखा। वो शॉक हो गई। उसने फार्मा को सख्ती से मना किया कि वो किसी के सामने होली पावर मेजरिंग स्टिक को यूज़ ना करे, अपने फादर के सामने भी नहीं। ये सुनकर फार्मा ने ये सीक्रेट रखने का डिसाइड किया। घर वापस जाते समय फार्मा और एलन थोड़ी देर के लिए पार्क की बेंच पर बैठ गए। फिर फार्मा ने एलन से कहा कि वो अपनी फिंगर्स से बाइनोकुलर्स बनाए, क्योंकि एलन ग्लासेस नहीं पहनी थी। जब एलन ने ऐसा किया तो उसे अपनी फिंगर्स के थ्रू सब कुछ क्लियरली दिखने लगा। फार्मा ने जब ऐसा प्रैक्टिस किया तो उसने एलन की एक फिंगर पर एक ब्लू मार्क देखा। जब फार्मा ने एलन से पूछा कि उसकी उंगली कैसे इंजर्ड हुई और उसको हाथ लगाया, तो एलन हैरान रह गई कि फार्मा को कैसे पता चला, जबकि उसकी उंगली तो नॉर्मल लग रही थी। फिर फार्मा ने दोबारा एलन की फिंगर बाइनोकुलर्स के थ्रू देखी तो उसने देखा कि इंजर्ड एरिया अचानक से वाइट हो गया। फार्मा ने एलन को बताया कि जब वो बाइनोकुलर्स यूज़ करता है तो इंजर्ड पार्ट ब्लू दिखता है और जब वो उसका एनालिसिस करता है तो कलर वाइट हो जाता है। फिर फार्मा ने पूछा कि क्या ये कोई सीक्रेट टेक्निक है। एलन ने कहा कि सिर्फ याकुसिन स्पिरिट हर बीमारी जानता है और उसका इलाज सिर्फ वही कर सकता है। एलन को लगा था कि फार्मा के पास स्पिरिट आई की पावर नहीं हो सकती, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ एक स्पिरिट ही यूज़ कर सकता है। अचानक एलन ने देखा कि फार्मा का कोई शैडो नहीं है, तो वो बहुत डर गई और वहाँ से भाग गई। अगली सुबह ब्रूनो ने फार्मा को बताया कि एलन ने फार्मा को न पढ़ाने की परमिशन मांगी है, क्योंकि उसे हाई फीवर हो गया है। उसने ये भी कहा है कि वो फार्मा को और नहीं सिखाना चाहती है। एलन के इस डिसीजन पर ब्रूनो सरप्राइज था और उसने फार्मा से पूछा कि क्या उसे पता है कि एलन ने ऐसा क्यों कहा। फार्मा ने कहा कि उसे एलन की इस बात का रीज़न नहीं पता, जबकि फार्मा को कल का वो इंसिडेंट याद था जब एलन उसे देखकर शॉक हो गई थी और डरकर भाग गई थी। थोड़ी देर बाद ब्रूनो ने फार्मा से कहा कि वो एलन को कुछ पोशंस और एक लेटर डिलीवर कराए। जाने से पहले फार्मा अपने रूम में गया और अपने फादर के दिए हुए पोशंस की रेसिपी को पढ़ा। उसने नोटिस किया कि ये एक सिंपल न्यूट्रिशनल ड्रिंक का पोशन है। जब वो एलन के घर पहुंचा तो उसने उसे अपने फादर का लेटर दिया और फीवर कम करने का पोशन भी दिया, जो उसने अपने फादर की रेसिपी में चेंजिंग करके बनाया था। इसके अलावा उसने एलन को उसकी इंजर्ड फिंगर के लिए एक ऑइंटमेंट भी दिया। लेकिन एलन उससे अब भी डर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद फार्मा ने उसे पॉइजन दिया है, क्योंकि उसे फार्मा का सीक्रेट पता चल गया है। फार्मा ने क्लियरली कह दिया कि वो चाहता है कि एलन उसकी टीचर बनी रहे। ये सुनकर एलन हैरान हो गई और उसने कहा कि फार्मा को सीक्रेट टेक्निक्स और मेडिसिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलन को लगता है कि फार्मा याकुसिन स्पिरिट की फॉर्म में रीइंकारनेट हो चुका है। लेकिन फार्मा ने बताया कि डिमेडिसिस फैमिली लाइब्रेरी में सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में कोई भी बुक नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि एलन उसे गाइड करे ताकि फार्मा अपनी पावर्स पूरी तरह कंट्रोल कर सके। ये सुनकर एलन सोच में पड़ गई और आखिरकार वो फार्मा की टीचर बनने के लिए मान गई। अगले दिन एलन दोबारा फार्मा को पढ़ाने आई। अब वो पहले से ज़्यादा हेल्थी लग रही थी। क्लास शुरू होने से पहले उसने फार्मा का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसका दिया हुआ ऑइंटमेंट और वो मेडिसिन बहुत इफेक्टिव था। एलन ने यह बताया कि ब्रूनो का मेडिसिन उतना इफेक्टिव नहीं था जितना फार्मा का था। उसके बाद एलन ने फार्मा को एक खाली आइलैंड पर जाने का कहा,
क्योंकि अगर उसकी पावर्स कंट्रोल नहीं हुई तो इससे कोई इंजर हो सकता है, इसलिए किसी सेफ जगह ट्रेन करना होगा। कुछ देर बाद आइलैंड पर पहुंचे और उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी, और जैसा एलन ने एक्सपेक्ट किया था, फार्मा की स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा थी। साथ ही साथ एलन को अब फार्मा पर ट्रस्ट हो गया था। उसने अपना आर्मर पहनना भी छोड़ दिया। लेकिन फार्मा अभी तक अपनी पावर्स को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एलन ने प्रॉमिस किया कि वो तब तक प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेगी जब तक फार्मा अपनी सीक्रेट टेक्निक्स को परफेक्टली मास्टर नहीं कर लेता। जब फार्मा प्रैक्टिस से घर वापस आया, अपनी डिवाइन आइज से उसने देखा कि मैडलेन को एक खतरनाक डिजीज़ है। इसके अलावा जब उसने अपनी डिवाइन आइज से बाकी मेट्स को देखा तो उसे पता चला कि हर किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। फार्मा ने सोचा कि उसकी ज़िंदगी बाकी सबसे बहुत डिफरेंट हो चुकी है। अब तो उसका शैडो भी नहीं है और उसके पास ऐसी यूनिक पावर्स भी हैं जो उसे किडनैपिंग या असैसिनेशन का एक ईजी टारगेट बना सकती हैं। अपनी मेट्स की ऐसी कंडीशंस देखकर फार्मा ने मेडिसिन बनाना शुरू कर दिया। जब सभी मेडिसिन्स और पोशंस रेडी हो गए तो उसने एक पोशन शार्लेट को दिया और उसे बताया कि उसे कैसे यूज़ करना है। कुछ ही देर बाद शार्लेट खुशी से भर गई और उसने कहा कि वो ये पोशन अपनी माँ के साथ शेयर करेगी, क्योंकि हर समय पानी में काम करने की वजह से उसकी माँ की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ हो चुकी थी। उसके बाद फार्मा ने एक एक करके बाकी मेट्स के लिए भी उनकी बीमारी को क्योर करने की मेडिसिन बना दी। जब उसने लॉर्ड से पूछा कि वो लॉन्ड्री वाली औरत उसके गिफ्ट पाकर क्यों रोई, लॉर्ड ने बताया कि उनको उनके नोबल मालिक से कभी कोई गिफ्ट नहीं मिलता, इसलिए ये उनके लिए पहली बार था। और तो और नोबल फार्मासिस्ट्स को आम जनता का इलाज नहीं करना होता था। लेकिन फार्मा को इस बात से बहुत तकलीफ हुई, जैसे कि उसकी रियल वर्ल्ड में कुछ अलग हो। फिर भी उसे लगा कि ये गलत है और वो इसके लिए कुछ करना चाहता था, जैसे कि एक ऐसी मेडिसिन बनाना जो सबको आसानी से मिल सके। अगली सुबह लंच के वक्त वो एक ठंडे रूम में पहुंचा जहां सबके चेहरे लटके हुए थे, क्योंकि ब्रूनो ने बताया कि ब्लांच को चिकन पॉक्स हो गया है। ये सुनकर वो परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि चिकन पॉक्स का मतलब कोई खाने वाली चीज नहीं है। उसने सोचा कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में चिकन पॉक्स कैसे हो सकता है, और ब्लांच का बचाना मुश्किल है क्योंकि वो अभी भी बहुत छोटी है। तब ब्रूनो ने सबको ब्लांच से 3 हफ्ते दूर रहने का ऑर्डर दिया ताकि वायरस न फैलाए। लेकिन फार्मा इस रूल से अलग था, क्योंकि उसे पहले से ही चिकन पॉक्स हो चुका था और अब शायद वो इम्यून है। जैसे ही ब्रूनो बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, फार्मा ने उसे खांसते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो तुरंत लेबोरेटरी गया और चिकन पॉक्स की मेडिसिन बनाने लगा। ये पर्टिकुलर सब्सटेंस बहुत मुश्किल से बनती थी, इसलिए इसे कॉन्जरिंग करने में थोड़ा वक्त लगा। फिर वो ब्लांच के रूम में गया जहां वो बीमार लग रही थी और उसके चेहरे पे दाने थे। ब्लांच ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन फार्मा ने बताया कि वो उसके लिए मेडिसिन लाया है, जिससे वो प्रोटेस्ट करने लगी, क्योंकि हर बच्चे की तरह उसे भी कड़वी मेडिसिन पसंद नहीं थी। तब उसने वो मेडिसिन मैकरोन्स में मिक्स की और उसे खाने को दी। पर वो चालाक लड़की को याद था कि ब्रूनो ने कहा था कि चिकन पॉक्स का कोई इलाज नहीं है। इस बेवकूफ़ ने उसे बताया कि उसे लाइब्रेरी में एक इलाज मिला है, लेकिन ब्लांच ने उसकी बात काट दी। उसने पूछा कि ब्रूनो की लाइब्रेरी में ऐसी कौन सी किताब हो सकती है जिसके बारे में खुद ब्रूनो को नहीं पता। फार्मा ने सोचा, यार तू तो सच में बेवकूफ़ है, तुझे क्या हो गया है। ये देखकर कि ब्लांच को कुछ शक हो गया था, उसने बस इतना कहा कि ये उनका छोटा सा राज होगा, जिससे वो चुप हो गई। उसने ये भी नोटिस किया कि उसे खुजली हो रही है, तो उसने उसे वायरस न फैलाने के लिए कहा, लेकिन उस दुनिया में वायरस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ब्लांच उसे और जानना चाहती थी, तो उसने वायरस के बारे में समझाया, लेकिन उसे डराना नहीं था। जब वो उसके पास रुका, ब्लांच ने नोटिस किया कि वो अब बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, और उसने कहा कि इसलिए वो उसे और ज़्यादा प्यार करती है। ये सुनकर फार्मा को अपनी पिछली जिंदगी की बहन याद आ गई। कुछ दिन बाद ब्रूनो ब्लांच को इतनी जल्दी ठीक हुआ देखकर शॉक्ड हो गया। जब उसने पूछा कि कुछ स्पेशल हुआ है क्या, तो उसने कहा कि ये एक राज है। बाद में लैब में फार्मा ने सोचा कि वो एक आइसिकाई प्रोटैगनिस्ट होने के बावजूद भी एबनॉर्मल है। वो सिर्फ कुछ भी बना नहीं सकता, वो एक चलती फिरती एमआरआई मशीन है जिसकी आंखें चीजों को मैग्नीफाई कर सकती हैं। और तो और उसकी कोई परछाई, शैडो नहीं थी, जो कि सच में थोड़ा अजीब था। उसने आगे बढ़कर एक सिंपल माइक्रोस्कोप बना दिया, और जैसे ही वो अपनी तारीफ कर रहा था, बटलर, जिसका नाम शायद सेबास्टियन था, उसे उसके पापा के ऑफिस में बुलाया। मैं अभी वहां जा रहा हूँ। ब्रूनो ने उसे अपना सामान तैयार करने को कहा, क्योंकि एम्प्रेस को उनकी ज़रूरत थी। इस दौरान ब्रूनो की खांसी और ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसने बताया कि एम्प्रेस की तबीयत अचानक खराब हो गई है। फार्मा अपना डिवाइन आई यूज़ करना चाहता था, पर नहीं कर पाया, इसलिए उसने पूछा कि एम्प्रेस को क्या हुआ है। पर ब्रूनो ने कहा कि ये एक राज है और उसे जल्दी तैयार होने के लिए कहा। कासल में हेड कोर्ट फिजिशियन क्लॉड। जब ब्रूनो फार्मा के साथ अंदर आया तो वो घूम रहा था। जब वो अंदर चले तो सारे बड़े लोग वहां थे, जैसे कि कोई फ्यूनरल हो। जबकि ब्रूनो फार्मा के साथ एम्प्रेस से मिला। एम्प्रेस काफी यंग थी और उसका नाम क्वीन एलिजाबेथ था। जब ब्रूनो अपना काम कर रहा था, फार्मा उसका असिस्टेंट बनकर साइड में खड़ा था। उसने देखा कि ब्रूनो ने खून का सैंपल लिया और उसे चेक करने के लिए मैजिक यूज किया। फिर वो दूसरे फिजिशियन से डिस्कस करने चला गया।
उसने उन्हें तारों के बारे में बात करते सुना और कैसे एम्प्रेस की जिंदगी खत्म होने वाली थी। फिर भी ब्रूनो ने कुछ नंबिंग पोशंस बनाए ताकि उसे दर्द न हो। एम्प्रेस ने उससे सच बताने के लिए भी रिक्वेस्ट की, पर उसने क्लेम किया कि उसके ठीक होने का चांस है और फिर उसे मेडिसिन दी। सबके रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि वो हार मान चुके थे। ये देखकर फार्मा गुस्से में आ गया और उसने अपना डिवाइन आई यूज करके एम्प्रेस को स्कैन किया, जिससे उसे पता चला कि उन्हें लंग कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो लोगों को बहुत बहुत बीमार कर देती हैं। उसने सोचा कि उनका इलाज इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे बिल्कुल सही तरह से बनाना इम्पॉसिबल है। तभी प्रिंस अंदर दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ के ठीक होने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। उसे देखकर सब और दुखी हो गए क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर भी फार्मा ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जब उसने एम्प्रेस से उन्हें एक नई दवा से इलाज करने की परमिशन मांगी, ब्रूनो ने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की ताकि वो परिवार की बेइज्जती न करवाए, लेकिन एम्प्रेस ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें फार्मा पे विश्वास है उनकी डिवाइन आर्ट्स की वजह से, इसलिए उन्होंने उसे इलाज करने की परमिशन दे दी। फार्मा तुरंत एक लैब में चला गया और 4 दवाइयां लिखी जो एक साथ काम करेंगी। उसने उन्हें एक के बाद एक सिर्फ अपने दिमाग से बनाया। तभी ब्रूनो अंदर गुस्सा मारते हुए आया और उसे ये पागलपन रोकने को कहा, पर फार्मा ने मना कर दिया। ब्रूनो ने कहा कि ट्यूबरक्लोसिस का कोई इलाज नहीं है। ये सुनकर फार्मा शॉक्ड हो गया क्योंकि ब्रूनो बिना किसी स्पेशल हेल्प के सही डायग्नोज कर सकता था। ब्रूनो को अभी भी लगा कि फार्मा झूठ बोल रहा है और वो एम्प्रेस की उम्मीद बढ़ाता है, लेकिन फार्मा ने उसे दवा लेने को कहा और फिर अपना काम जारी रखा। उसी वक्त ब्रूनो ने फार्मा पे पीछे से अटैक किया और वो वायलेंस यूज करके उसे रोकने के लिए तैयार था। फिर भी फार्मा रुका नहीं, जिससे ब्रूनो ने फिर से अटैक किया, पर इस बार फार्मा ने आइस को ब्लॉक किया और एक मोटी आइस की दीवार खड़ी कर दी, जिससे रूम 2 हिस्सों में बंट गया। ब्रूनो ने देखा कि उसने न तो कोई वॉन्ड यूज किया और न ही कोई इनकैंटेशन, तो उसने पूछा कि वो कौन है, पर फार्मा ने कुछ नहीं कहा। फिर ब्रूनो ने फार्मा की नई मेडिसिन की नोटबुक देखी, तो फार्मा ने झूठ बोल दिया कि उसने ये सब एक सपने में देखा था जब उसे बिजली लगी थी। उस बूढ़े आदमी ने फार्मा का होली मार्क भी देखा और उसने ये सब पैनिक थियोस की ब्लेसिंग मानी, जिससे वो सरप्राइजिंगली खुश हो गया। फार्मा ने उसे कहा कि वो उसकी बनाई हुई दवाई का क्रेडिट ले ले ताकि उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन पूरी हो सके, लेकिन ब्रूनो ने मना कर दिया और कहा कि उसे अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एम्प्रेस की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना चाहिए। ये सुनकर फार्मा ने आइस की दीवार हटा दी, जो ब्रूनो के लिए एक और शौक था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया। जब उसने उस फार्मा को देखा जिसको वो पहले जानता था और अब जो उसके सामने था, उसने हिम्मत करके पूछा कि क्या वो सच में उसका बेटा है, और फार्मा ने बस इतना कहा कि वो उसे अपना फादर मानता है। फिर वो एक शेडी सर्जन की तरह अपना चेहरा ढककर भीड़ में वापस चला गया। जब वो एम्प्रेस को मेडिसिन देने गया, क्लॉड ने ब्रूनो से कहा कि वो अपने पागल बेटे को रोके, लेकिन ब्रूनो ने कहा कि फार्मा शायद उन सबसे आगे निकल गया है। आगे बढ़ते हुए फार्मा ने अपना माइक्रोस्कोप यूज करके एम्प्रेस को उनके फेफड़ों के अंदर के छोटे क्रीचर्स दिखाए। उन्होंने क्लॉड को खुद देखने के लिए कहा और रूम में सबने इस नई डिस्कवरी को बारी बारी से देखा। फार्मा ने फिर समझाया कि इन ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरियाज कहते हैं और कैसे ज्यादातर बीमारियां इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। अपने एक्सप्लेनेशन के बाद उसने कहा कि उसे 6 महीने तक हर दिन उन्हें चेक करना होगा और उसने इस बात पे अपनी जान भी दांव पे लगा दी। उसने खुद भी वो डोज पी लिया, फिर एम्प्रेस ने भी उसे फॉलो किया। इसके बाद उसने शान से अनाउंस किया कि अब ट्यूबरक्लोसिस एक इनक्यूरेबल बीमारी नहीं रहेगी। जब वो कैरेज में घर जा रहे थे, अजीब सी खामोशी ने ब्रूनो को नॉस्टैल्जिक बना दिया। उसे वो वक्त याद आया जब फार्मा छोटा था और कैसे वो उसे सिर्फ एक होने वाले फार्मासिस्ट की तरह ट्रीट करता था, उसकी नॉर्मल लाइफ की परवाह किए बिना, जब तक कि भगवान ने उसे टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज नहीं किया। पिछले वक्त में फार्मा के इतना करीब न होने के बावजूद उसने तुरंत समझ लिया कि वो उसका बेटा नहीं था। जब वो कैरेज से उतरे, फार्मा ने उसे वही मेडिसिन दी और उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये पैनिक थियोस की मर्जी थी। फार्मा ने बताया कि उसे एक्चुअल फार्मासिस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था और उसे बस एक चीट स्किल मिली है। तो उसने ब्रूनो से कहा कि वो उसे जितने टाइम तक हो सके गाइड करे, और उन्होंने जेंटलमैन की तरह हाथ मिलाया। 3 महीने गुजर गए और फार्मा और ब्रूनो ने फार्मासिस्ट्स के रूप में एक दूसरे को समझना शुरू किया, जिससे वो अपने आइडियाज और नॉलेज को बराबरी से शेयर कर सके। ब्रूनो ने बताया कि एक मशहूर डॉक्टर ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के बारे में पूछ रहा था, लेकिन फार्मा ने उसे बताया कि अभी सिर्फ वही ये बना सकता है। ब्रूनो ने कहा कि उसने उस आदमी को वापस भेज दिया क्योंकि इलाज पैनिक थियोस और उसकी डिवाइन आर्ट की वजह से हुआ है। फार्मा ने उसे वही रोक दिया और उसने बताया कि उसका प्लान है इस दवा की रेसिपी फ्यूचर में अवेलेबल करना जब वो इसे बिना मैजिक के बनाना सीख जाएगा। ब्रूनो ने सोचा कि वो पैनिक थियोस की मर्जी से काम कर रहा है और उसने मान लिया क्योंकि ये उस बूढ़े आदमी का सॉफ्ट स्पॉट था। ब्रूनो ने आगे कहा कि फार्मा का तरीका हेरेसी, धर्म के खिलाफ लग सकता है, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, फार्मासिस्ट्स और नोबल्स दोनों से। आगे बढ़ते हुए उसने फार्मा को यह भी बताया कि उन्होंने कैसे पता लगाया कि एम्प्रेस को जानबूझकर बीमार किया गया था, लेकिन फार्मा को यह इम्पॉसिबल लगा क्योंकि एक्सपोजर के बाद बीमार होने का चांस सिर्फ 10% था। फिर से ब्रूनो ने उसकी बात को डिवाइन नॉलेज मान लिया और फार्मा ने भी वहां से निकलने का तरीका ढूंढ लिया। जब वो वहां से गया, ब्रूनो ने फार्मा का डिटेल्ड एनालिसिस देखा
जिससे उसे एक हेरेटिक याद आया जो रिसर्च के चक्कर में पागल हो गया था। कासल में वो लॉर्ड नोआ से मिला, जिसने उसे साइड में ले जाकर बताया कि एम्प्रेस उसे उसकी जान बचाने के लिए रिवॉर्ड देने का प्लान कर रही है। उसने पूछा कि उसे कुछ चाहिए, लेकिन फार्मा ने कहा कि वो ठीक है। लेकिन नोआ ने उसकी बात नहीं मानी और उसे रियलाइज कराया कि वो अब कितना बड़ा आदमी बन गया है। उसने उसे पैसा या फिर कैट ईयर्ड गर्ल्स में से चूज करने को कहा, लेकिन फार्मा का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। बहुत प्रेशर के बाद उसने कहा कि वो अपनी खुद की फार्मेसी खोलना चाहता है, जो हर क्लास के लोगों के लिए खुली होगी, और नोआ उसे बस घूरता रहा क्योंकि उसने एक ब्लैंक चेक को रिजेक्ट कर दिया था। इमोशनल डैमेज। एम्प्रेस के कमरे में उन्होंने कहा कि उसकी दवा काम कर रही है क्योंकि वो ठीक हो रही है, लेकिन फार्मा ने कहा कि उन्हें इन मिराकुलस ड्रग्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अचानक से कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। उन्होंने समझ लिया कि वो बस उन्हें केयरफुल रहने को कह रहा था, तो उन्होंने उसे टीज किया कि उसने किंगडम के सबसे बेस्ट फिजिशियंस के सामने कैसे बोस्ट किया था। उन्होंने आगे बताया कि कैसे सब उनके फ्यूनरल का प्लान कर रहे थे जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, और कैसे उनकी अथॉरिटी को कोई नहीं मान रहा था। उन्होंने सोचा कि वो फिर से रूल करने के काबिल नहीं है क्योंकि वो कुछ वक्त के लिए बेकार और यूजलेस थी। लेकिन फार्मा ने डिसएग्री किया। उसने उन्हें याद दिलाया कि उनके बेटे लुइस को अभी भी अपनी माँ की जरूरत है, और किंगडम में सबको भी। उसने उन्हें खुद पे विश्वास करने के लिए कन्विंस किया, और जैसे ही वो वहां से गया, उसने कहा कि वो और एम्प्रेस दोनों एक बार मौत के करीब आए थे, इसलिए उन्हें अब और ज्यादा अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। कुछ महीनों बाद एम्प्रेस लेडी ड्रेड से एक बैडी बन गई थी, जिन्होंने ब्रूनो को बुलाया और उसे एक लेटर लिखा। अगली सुबह ब्रूनो ने फार्मा को एक सही नोबल की तरह कपड़े पहनाकर अपने साथ आने को कहा। फार्मा ने सोचा कि वो यहाँ आउट ऑफ प्लेस है, लेकिन उसे याद दिलाया गया कि वो एक आर्च ड्यूक का बेटा है। रॉयल हॉल में आने के बाद क्वीन का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसके बाद उन्होंने ब्रूनो को बुलाया और उसे मेडिसिन हर्ब्स से भरा एक नया एरिया दिया। उसके बाद फार्मा को बुलाया गया, लेकिन उस बेवकूफ ने सोचा कि ये एक गलती है। फिर वो घुटनों के बल बैठा और उसे अप्रेंटिस से एक्चुअल रॉयल फिजिशियन का पोस्ट मिला। जब वो कंफ्यूज लग रहा था, ब्रूनो ने उसे रियलिटी में वापस लाया। उसे एक बैज भी दिया गया ताकि ये ऑफिशियल हो जाए, और एम्प्रेस ने उसे रॉयल कैपिटल में एक फार्मेसी खोलने की भी परमिशन दी। उस दोपहर बहुत सारे इंजीनियर्स उसके घर आए और फार्मेसी के स्पेक्स के बारे में पूछा। हालांकि उसने कहा कि वो तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि उसे तुरंत उन्हें डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी, वरना उनका सिर कट जाएगा। थैंकफुली एक लेंस उसकी मदद करने के लिए आ गया, और इससे उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो उसने एक ब्लूप्रिंट बनाया जो उसके दिमाग में हमेशा से था। कुछ महीनों में बिल्डिंग बन गई और चीफ इंजीनियर ने पूछा कि साइन पे क्या नाम लिखना है। उन्होंने कुछ नाम सोचना शुरू किया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे अकेले में सोचते हुए सुन रहा था, और उसने पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी नाम रखने का डिसाइड किया। जब ये हो गया तो लेंस ने सोचा कि ये अच्छा नाम है, लेकिन फार्मा ने कहा कि ये सब एक मिसकम्युनिकेशन थी। उसने ये भी कहा कि एक सिंपल नाम से फार्मेसी गिल्ड उनसे लड़ाई नहीं करेगी। और जैसे ही वो बात कर रहे थे, एक परेशान बिजनेसमैन वहां आया और एस्टैब्लिशमेंट के ओनर के बारे में पूछा। जब फार्मा ने कहा कि वो ओनर है, उसने अपने आप को वेरॉन फार्मास्यूटिकल गिल्ड मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसने आगे कहा कि फार्मा अपनी एज को देखते हुए कैंडीज बेचेगा, लेकिन फार्मा ने लेंस को शांत किया और वेरॉन की बातों को एंटरटेन किया। उसने स्टाइलिशली पूछा कि क्या उसकी प्राइसेस महंगी होंगी, लेकिन फार्मा ने कहा कि उसका प्लान ड्रग्स को अफोर्डेबल बनाना है। ये सुनकर वो परेशान आदमी गुस्से में आ गया, लेकिन तभी एलेन बीच में आई और उस घमंडी, शायद बीच सिर से गंजे आदमी की बेइज्जती करने लगी, जब तक कि वो वहां से चला नहीं गया। जब वो दुकान का आखिरी चेक करने गए, फार्मा ने देखा कि वहां अकाउंटिंग संभालने के लिए कोई नहीं है। तब लॉर्ड ने ये काम करने की इच्छा जताई, लेकिन फार्मा ने उसे बच्चा समझकर मना कर दिया। जब उसने उसे मना किया तो वो रोने लगी और उससे मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। तब उसने उसे छोटे मोटे काम करने की परमिशन देने का वादा किया, जिसको उसने नोबेल प्राइज से भी ज्यादा बड़ी बात समझा। जब वो उस शाम घर पहुंचा, उसने देखा कि सब रो रहे थे क्योंकि सेड्रिक ने बताया कि उसे रिटायर होने के लिए कहा गया है। सबको ये अजीब लगा क्योंकि वो एस्टेट का पैसा बहुत अच्छी तरह से संभालता था, लेकिन सेड्रिक ने कहा कि लॉर्ड शायद उसके खराब हो रहे घुटनों के लिए परेशान थे। तब फार्मा ने उसके घुटने ठीक करने का वादा किया अगर वो उसकी फार्मेसी में काम करेगा, और दोनों मान गए। फिर वो इस सिचुएशन के बारे में ब्रूनो से डिस्कस करने गया, जिसने कहा कि वो जो चाहे कर सकता है क्योंकि उसने सेड्रिक को पहले ही निकाल दिया था। ब्रूनो ने उसे बिजनेस शुरू करने के लिए सोने से भरा एक चेस्ट भी दिया, ये कहकर कि वो अपने बेटे के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। जब वो बात कर रहा था, फार्मा ने रियलाइज किया कि ब्रूनो ने सेड्रिक को इसलिए अवेलेबल करवाया था ताकि वो उसे हायर कर सके। हालांकि सबने ये टॉपिक अवॉइड करने की कोशिश की, फिर भी उसने उनका शुक्रिया किया। हफ्ते गुजर गए, लेकिन फार्मा की फार्मेसी उतनी ही खाली थी जितना मेरा दिल ब्रेकअप के बाद था। उसने सोचा कि वो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या कर सकता है, लेकिन एलन ने बताया कि ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि आम लोग लोकल फार्मेसीज में जाते हैं, जबकि नोबल्स फार्मासिस्ट को घर पर बुलाते हैं। उसी वक्त लोग क्यूरियस तो थे, लेकिन कोई भी पहले शेरनी की गुफा में नहीं घुसना चाहता था। स्टाफ के साथ एक मीटिंग के दौरान फार्मा ने कहा कि उसे आम लोगों की मदद करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन लोग उसकी एस्टैब्लिशमेंट को एक साइक वार्ड की तरह ट्रीट कर रहे थे। तभी
लॉट कुछ पेपर्स के साथ अंदर आई, जिसको उसने एक सर्वे बताया जो उसने अभी अभी 100 लोगों के साथ किया था। फिर उसने उसे एक फॉर्मल रिपोर्ट की तरह पढ़ना शुरू किया, जिससे सब उसके लिए तालियां बजाने लगे। 50% रिस्पॉन्सेज ने कहा कि एंट्रेंस पे लगा रॉयल सील उन्हें डरा देता है। एक और ग्रुप ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि नोबल्स के आसपास कैसे बिहेव करना है, तो वो लोग दूर ही रहना बेहतर समझते हैं ताकि बेवजह की सजा से बच सकें, जैसे कि ज्यादा जोर से सांस लेने पर। कुछ लोग कहते थे कि एंट्रेंस के नाइट्स बहुत डरावने हैं, और आखिर में कुछ लोगों को एक बच्चे के एक एस्टैब्लिशमेंट चलाने पर शक था। ये सब आम मसले लगते हैं जो स्टोर को थोड़ा स्ट्रीट क्रेड मिलने पर हल हो जाएंगे। तो उन्होंने री-स्ट्रेटेजाइज करने का फैसला किया, अपने शो ग्लास के प्राइजेस को अपडेट करके। उस दोपहर मिस्टर जीन कुछ कैंडीज खरीदने आया और मौके का फायदा उठाकर उनका मिनरल वाटर भी पिया। यार, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो तो बस यही चाहते थे कि और लोग इस बूढ़े आदमी की तरह उनकी दुकान पर आएं। फार्मा ने फिर जीन से पूछा कि क्या वो सेलर है, और उसे स्कर्वी से बचने के लिए कुछ विटामिन सी कैंडीज बेचने की कोशिश की, लेकिन उसने दुकान से जाने का बहाना ढूंढ लिया। जब फार्मा उसके पीछे पीछे बाहर गया, उसने देखा कि जीन कुछ बिजनेसमैन से बात कर रहा है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने 2 ट्रैवलिंग क्लाउन्स देखे जो उसके पेरेंट्स ही थे। उनका भेस बदलने का तरीका बहुत बेकार था। अंदर आते ही उसकी एनपीसी माँ ने औरा औरा के अलावा कुछ और बोला, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया और पूछा कि वो छुप छुप कर यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि वो बस ये देखने आए थे कि वो ब्रूनो में कैसा है, और फिर जगह घूमने के लिए कहा। उसने उन्हें पहली मंजिल दिखाना शुरू किया, जहाँ गुड्स ऑन डिस्प्ले थे, और एक लैब भी थी, और एक वेटिंग रूम भी। अगली मंजिल पर एग्जामिनेशन रूम और पेशेंट्स के लिए आराम करने की जगह थी। तीसरी मंजिल वर्कर्स के लिए आम काम करने की जगह थी, और एक किचन भी था। जबकि आखिरी मंजिल उसकी पर्सनल रिसर्च की जगह थी, जहां वो नई दवाइयां बनाता था। टूर के बाद ब्रूनो ने कस्टमर ट्रैफिक के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसने बहुत सारे नोबल्स को देखा, लेकिन एक भी आम इंसान नहीं आया था। उसने उदास होकर बताया कि आम लोगों के मामले में उसकी किस्मत खराब है। तो उसकी माँ ने सजेस्ट किया कि वो अपने प्रोडक्ट्स में कॉस्मेटिक्स भी शामिल कर ले, क्योंकि ये एकदम हिट होंगे, और शायद इससे आम लोग भी आएंगे, क्योंकि जो लोग इनसिक्योर होते हैं उन्हें बेवकूफ बनाना आसान होता है। डैम इट! फार्मा ने सोचा कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया और अपनी माँ से पूछा कि वो क्या सजेस्ट करेगी। उसने कहा कि उसे कुछ खुशबू वाला स्किन प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन ब्रूनो ने जल्दी से उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि व्हाइट फेस पाउडर मत बनाना। इस पर उसकी पत्नी को गुस्सा आया, क्योंकि वो ब्रूनो के कहने पर व्हाइट पाउडर से बच रही थी। लेकिन ब्रूनो को पक्का यकीन था कि जो लेडीज ये पाउडर यूज करती हैं वो उसके एक्सपीरियंस से जल्दी मर जाती है। फार्मा उसकी इस बात से इंप्रेस हो गया, क्योंकि व्हाइट पाउडर जो वो कह रहा था वो आमतौर पर लीड और मर्क्यूरी क्लोराइड से बना होता है, जो सब हैवी मेटल्स थे और बॉडी में जाने के बाद जहरीले हो जाते हैं। ब्रूनो ने आगे बताया कि सिटी में औरतों ने एक गुड़िया की तरह सफेद स्किन पाने के लिए खून निकालने का तरीका भी अपनाया था। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी थी, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी मासूम बीवी ये ट्राई न करे। उसने उसे बताया कि वो बियॉन्से से भी ज्यादा खूबसूरत है, और ये सुनकर वो औरत शर्मा गई। अचानक एक आदमी अंदर दौड़ता हुआ आया और इंचार्ज के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसकी मालकिन बेहोश हो गई है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। फार्मा तुरंत निकला और उस नौजवान के साथ उस जगह गया जहां उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जब तक कि उन्होंने उसका रॉयल बैज नहीं देखा। कैरेज के अंदर वो एक बीमार सी लड़की से मिला, जो ऐसी लग रही थी जैसे उसके लास्ट रिलेशनशिप ने उसे छोड़ दिया हो। उसने अपनी आंखों से उसे पूरी तरह से चेक किया, लेकिन उसकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं मिली। उसने बस उसकी वेन्स पर कुछ कट्स देखे, जिससे पता चला कि किसी प्रोफेशनल ने खून निकाला है। उसने उसे बताया कि वो एनेमिक है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी से जरूरी खून निकलवा दिया है। उसने आर्ग्यूमेंट किया कि ये काम एक प्रोफेशनल ने किया है, लेकिन फार्मा ने समझाया कि उन कट्स में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए उसे उसकी फार्मेसी में इलाज करवाना पड़ेगा। वहां पहुंचने के बाद उसने बताया कि उसके क्रश ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा सफेद नहीं थी, तो उसे उसका प्यार पाने के लिए अपने आप को ज्यादा सफेद बनाना पड़ा। मरने के करीब आने के बावजूद भी वो एक्सेप्ट होने के लिए एक बेबी डॉल बनना चाहती थी। फार्मा ने उसे कुछ मेडिसिन दी और उसे व्हाइट पाउडर यूज करना बंद करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने कहा कि वो कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि उसे मर्दों के लिए डिजायरेबल बनना है, वरना वो अपने परिवार के लिए एक आईफोन बॉक्स की तरह बेकार हो जाएगी। तब लॉट ने फार्मा से उस लड़की की मदद करने की रिक्वेस्ट की, तो उसने एक ऑल्टरनेटिव सोचा और उसे एक हफ्ते बाद वापस आने को कहा। कुछ दिन बाद फार्मा ने खुद पर एक प्रोटोटाइप टेस्ट किया, जिससे वो एक क्लाउन जैसा लग रहा था, लेकिन लड़कियों को ये लुक पसंद आया। एलन प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में ज्यादा परेशान थी, लेकिन फार्मा ने उसे शांत कर दिया। उसने बताया कि मर्क्यूरी के अलावा, जो मेरी एक्स से थोड़ा कम टॉक्सिक थी, इस प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स बिल्कुल सेफ हैं। उसने फिर व्हाइट पाउडर पर बैन लगाने का सजेस्ट किया, और फार्मा ने कहा कि वो पहले ही एम्प्रेस से बात करने का प्लान कर चुका है। अगले हफ्ते वही बीमार सी लड़की अपनी कॉस्मेटिक्स लेने के लिए वापस आई, और सच में उसे इसकी जरूरत थी। उसके बदसूरत चेहरे को देखते हुए फार्मा ने उस लड़की को सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर्स यूज करना सिखाया। एलन ने जल्दी ही उसे तैयार कर दिया।
और उसने कन्फेस किया कि वो 3 10 से 9 10 बढ़िया हो गई है। वो खुशी के आंसू बहा रही थी और उसने फार्मा का शुक्रिया किया कि उसने उसे बदसूरती और अनीमिया से बचाया। अगली सुबह लॉट नए प्रोडक्ट को और बदसूरत और इनसिक्योर औरतों तक पहुंचाने के लिए निकली जिन्होंने तुरंत इंटरेस्ट दिखाया। एक बूढ़ा आदमी भी उसे ट्राई करना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि उसे पढ़ना नहीं आता। लेकिन लॉट ने उसे पढ़े लिखे लोगों के लिए एक विजुअल मैनुअल दिया। जल्दी ही फार्मेसी में बिजनेस बहुत बढ़ गया, जिसका मतलब था कि लोग अपनी हेल्थ से ज्यादा अपने चेहरे की परवाह करते थे। लेकिन अगला कंप्लेंट ये था कि क्लोई फिर से बदसूरत हो गई है, क्योंकि वो नया स्टॉक बिक चुका था। फार्मा को माफी मांगनी पड़ी और उसने कहा कि उसके पास इतने इनसिक्योर लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए मैन पावर नहीं है सिचुएशन को ठीक करने के लिए। उसने प्रपोज किया कि वो उसके परिवार के साथ एक सब्सिडियरी बनाए और वो फाइनेंस और मैन पावर प्रोवाइड करेगी। उसने सेड्रिक की तरफ देखा जिसने कहा कि ये उसके लिए एक अच्छी डील है, तो उसने डील एक्सेप्ट कर ली। एक हफ्ते में ही उसने उसके लिए एक कॉस्मेटिक ब्रांच बना दी और ज्यादा बदसूरत औरतों को काम पे रखा जो अपनी ट्रोल जैसी शक्ल को छुपाने के लिए जिंदगी भर कॉस्मेटिक्स के लिए गुलामी करने को तैयार होंगी। कुछ हफ्ते गुजर गए और लॉट टीम को अपनी लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट देने आई। इस बार रिपोर्ट्स हर तरह से बेहतर थी और उन्होंने पहली मुश्किल से बाहर निकलने का जश्न मनाया। कुछ दिन बाद फार्मा का परिवार एक वेकेशन पे गया ताकि वो नया डोमेन इंस्पेक्ट कर सके जो एम्प्रेस ने ब्रूनो को दिया था। मैंशन के अंदर ब्रूनो ने केयरटेकर की तारीफ की और उसके एक्टिविटीज की पूरी रिपोर्ट मांगी। ये टाउन एक फेमस पोर्ट के रूप में जाना जाता था जो एम्पायर को दूसरे देशों से जोड़ता था और साथ ही मेडिसिनल हर्ब्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी था। एडल्ट्स ने जल्द ही टैक्स इवेजन जैसी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस की बातें शुरू कर दी और ब्रूनो, जिसने देखा कि फार्मा वहां बेकार बैठा था, उसने उसे बाहर समुद्र में खेलने के लिए कहा। फिर वो लॉट और ब्लांच से मिला जिन्होंने एक बेहतरीन सैंड कासल बनाया था। ब्लांच पानी में खेलना चाहती थी, लेकिन उसने उन्हें याद दिलाया कि वो स्विम नहीं कर सकते, जिससे वो सब गुस्से में आ गए। लेकिन उन्होंने उस पर अपना चार्म यूज किया, ये समझाते हुए कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाएंगे, और क्योंकि वो बच्चों को मना नहीं कर सकता था इसलिए वो मान गया। क्या बकवास है। जैसे ही वो आगे बढ़े, फार्मा ने एक लेंस को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा, लेकिन तभी वो खड़ी हुई और कहा कि वो भी स्विम करना चाहती है। उसने अपनी बेल्ट उतारी और मस्ती करने लगी, जिससे फार्मा को लगा कि ये कहीं कोई बीच एपिसोड तो नहीं है। उसने फार्मा से पूछा कि क्या वो भी उसमें शामिल होगा, लेकिन ब्लांच को एक झलक देखकर उसका मूड खराब हो गया क्योंकि उसने उसे उसकी असली बहन की याद दिलाई। उसे याद आया कि वो कैसे अपनी बहन के साथ बीच पे खेलता था और कैसे वो जल्दी से बड़ी होना चाहती थी, लेकिन एनिमेटर्स ने उसे कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए मार दिया। क्या बकवास है। जैसे ही ये यादें उसे रुलाने लगी, उसने उस लड़की को चिल्लाते हुए सुना क्योंकि ब्लांच लहरों में बह गई थी। वो बिना सोचे समझे पानी में कूद गया जबकि करंट एक लेंस को पीछे खींच रहा था, लेकिन ब्लांच इतनी तेजी से अंदर जा रही थी कि वो डूबने लगी। जैसे ही वो उसे डूबते हुए देख रहा था, उसने उसका नाम इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी निशानी ने एक चमकती हुई रोशनी बनाई, जिससे समुद्र के बीच में एक अपार्टमेंट बन गया। एलन फार्मा के पास उभरी जबकि वो पानी को पीछे रोक रहा था और धीरे धीरे बीच की तरफ जा रहा था, और वो बस उसे देखती रह गई। जब सब शांत हो गया, एलन ने पूछा कि उसने क्या किया, और उसने कहा कि शायद ये उसकी नेगेटिव वाटर डिवाइन आर्ट का कमाल है। लेकिन उसने आर्ग्यूमेंट किया कि नेगेटिव वाटर एट्रीब्यूट पानी को इतनी दूर से नहीं हटा सकता। उसने देखा कि लॉर्ड डर के मारे चिल्लाई और फार्मा खुद को कोसने वाला था। तभी एलन ने उसे बताया कि वो इनक्रेडिबल है क्योंकि उसने अकेले ही ब्लांच को बचा लिया। उसी रात उसे याद आया कि उसने समुद्र के नीचे से नमक हटा दिया था, जिसका मतलब था कि वो बस लकी था कि उसने ब्लांच और एलन को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने देखा कि लॉट कैसे छिपी हुई थी और उसे कितनी डर रही थी, और जैसे ही वो उससे बात करने की कोशिश करने लगी, उसने जल्दी से कहा कि वो अब अपनी पावर्स फिर से यूज नहीं करेगा, तो उसे डरना नहीं चाहिए। इसके बजाय उसने कहा कि वो डरी नहीं बल्कि उसकी पावर्स से हैरान थी। उसने ब्लांच के पीछे न जाने के लिए माफी मांगी जो उसकी ड्यूटी थी, लेकिन फार्मा ने कहा कि ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो स्विम नहीं कर सकती थी। जब उसने कहा कि वो उसे फैमिली की तरह मानता है, तो वो खुशी से रोने लगी और वहां से चली गई। उसी रात चर्च को एक लड़के के बारे में रिपोर्ट मिली जिसने एक पोर्ट टाउन में समुद्र के एक हिस्से को मिटा दिया था। हालांकि उनका इन्फॉर्मेशन सोर्स एक ऑर्फेनेज का बच्चा था और वो इस रूमर को रिजेक्ट करने ही वाले थे। तभी प्रीस्ट ने कहा कि उन्हें उस जगह पर कुछ दिनों बाद डिवाइन पावर का एक्यूमुलेशन मिला। ये सुनकर लीडर ने सबको उस लड़के को ढूंढने का ऑर्डर दिया जिसकी कोई परछाई नहीं थी और उसे एक हेरेटिक की तरह खत्म किया जाना था। वापस कैपिटल में बिजनेस पहले से भी ज्यादा तेजी से चल रहा था और एलन ने उसे मजाक में कहा कि कहीं वो ओवरवर्क से मर न जाए। उसने कुछ अजीब से प्रीस्ट्स को कोने में कुछ बड़बड़ाते हुए भी देखा, तो उसने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे गुस्से से देखा और वहां से चले गए। उस दोपहर उन्होंने उन अजीब आदमियों के बारे में बात की और लॉट ने बताया कि उन्होंने कुछ नहीं खरीदा। एलन ने आगे कहा कि उनके कपड़े फॉरेन लग रहे थे और लॉट ने गार्ड्स को खबर करने का सजेस्ट किया। उस रात फार्मेसी पे गार्ड्स अभी शिफ्ट बदल ही रहे थे, तभी एक भारी भरकम वैगन ने अंदर घुसने की कोशिश की फ्रंट गेट से। जब ये खबर ब्रूनो तक पहुंची तो वो बहुत गुस्से में था और उसने गुनहगारों को पकड़ने का वादा किया। नाइट गार्ड को वापस उसकी स्टेशन पर रिपोर्ट करने के बाद फार्मा फार्मेसी की तरफ दौड़ने वाला था,
तभी ब्रूनो ने उसे रोका और पूछा कि क्या उसके दिमाग में कोई सस्पेक्ट है। फार्मा ने वेरन और उन प्रीस्ट्स के बारे में सोचा, लेकिन उसने जल्दी में कुछ न करने का डिसाइड किया। लेकिन ब्रूनो ने उसे होशियार रहने को कहा। जब फार्मा उस जगह पहुंचा, सेड्रिक ने समझाया कि भले ही किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सेडिमेंट से भरी हुई कैरेज ने स्टोर को बहुत नुकसान पहुंचाया, सामने रखे सामान को भी। सेड्रिक ने अपनी छोटी सी डिवाइन आर्ट यूज करके सेडिमेंट से आ रही गंदी बदबू को दूर किया। बाद में सेड्रिक ने बताया कि उन्होंने जरूरी दवाइयां उनकी कॉस्मेटिक्स ब्रांच में शिफ्ट कर दी हैं, जहां से वो काम चलाएंगे जब तक कि नुकसान ठीक नहीं हो जाता। जब वो बात कर रहे थे, बूढ़ा आदमी जीन अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ उसकी मदद करने के लिए आया। टाउन में सबने फार्मा को हिम्मत दी और उसकी मदद की। कुछ देर बाद एक लड़की परेशान लग रही थी और वो फार्मा को ढूंढ रही थी। जब उसने पूछा कि क्या हुआ, उसने बताया कि उसका पापा गर्मी की वजह से बेहोश हो गए हैं और उठ नहीं रहे हैं। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन सबने उसे जाने को कहा, तो वो उस लड़की के साथ घोड़े पर सवार हो गया। टाउन से बाहर जैसे ही वो उस रिमोट जगह की तरफ बढ़े, उसने सोचा कि वो डिहाइड्रेशन के केस को कैसे हैंडल करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो रियलाइज करे कि वो कहाँ था, वो लड़की गायब हो गई और वो पूरी तरह से सफेद चोगा पहने हुए आदमियों से घिरा हुआ था। लीडर ने पूछा कि क्या वो वही है जिसने समुद्र को मिटा दिया था, और उसने अपने क्रू को होली किंगडम से इंक्विजिटर्स बताया। ये सुनकर उसे याद आया कि एलेन ने उसे टेम्पल की इंपॉर्टेंस समझाई थी, कि वो कैसे बच्चों को डिवाइन आर्ट्स यूज करने में मदद करते हैं और उन्हें एरिस्टोक्रेटिक रैंक्स भी देते हैं। उसने आगे कहा कि टेम्पल हर नेशन के रूलर्स को चूज करने के लिए जिम्मेदार है, जिसका मतलब था कि वो पावर के पिनेकल पर बैठे थे और कुछ भी कर सकते थे। एक ग्रुप जो अपनी पावर के लिए नोटोरियस था, वो इंक्विजिटर्स थे, जिनका काम बुरी आत्माओं और हेरेटिक्स को खत्म करना था। उसे याद आया कि उसने कहा था कि वो अनहिंज्ड इलीट्स का ग्रुप थे। और जब लीडर ने खुद को ग्रैंड टेम्पल से सैलोमन के रूप में इंट्रोड्यूस किया, फार्मा सीरियस हो गया। उन्होंने उसे एक बुरी आत्मा कहा और उसे पीछे हटने को कहा, जो उसने बेमन से किया, जिससे उन्होंने उसे उसकी जगह पर बांधने के लिए एक स्पेल एक्टिवेट किया। लेकिन इस स्पेल को हटाने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं लगी। उसके बाद उन्होंने घोड़ों पर उसे घेर लिया और उनमें से एक ने आग से अटैक किया। तो फार्मा ने खुद को बचाने के लिए एक शील्ड बनाया और आग बुझाने के लिए आसपास से ऑक्सीजन को हटा दिया। दूसरे बेशर्म आदमी ने आइस की तलवार से अटैक किया, जिसको उसने भी रोक दिया। और जैसे ही वो शांति से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, सैलोमन ने उन्हें उस ओवर पावर्ड फ्रीक को खत्म करने का ऑर्डर दिया, जिससे वो डर गया। वो सब उसकी तरफ दौड़े और सबने एक ही वक्त में हर एंगल से अटैक किया। अटैक से बहुत धूल उड़ी, जो जल्दी ही हट गई और उसने खुद को एक आइस वॉल से बचाया था। फिर उसने एक मदारा मूव किया और एक बहुत बड़ा आइस बोल्डर बुलाया, और जैसे ही उसकी बॉडी चमकने लगी, उसने उनसे अपने अटैक्स रोकने को कहा, क्योंकि वो अपनी पावर्स को लड़ाई के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए यूज करना चाहता था। सैलोमन ने उसके ऊपर पैनिक थियोस का निशान देखा और फार्मा की हरकतों से उसने अनाउंस किया कि वो खुद पैनिक थियोस है। फार्मा ने सोचा, ये क्या बकवास है, लेकिन उस आदमी ने आगे कहा कि उसे डिवाइन पनिशमेंट मिल चुकी है, क्योंकि उसका घोड़ा गिरने से उसे एक सीरियस चोट लगी थी। उस बंदे ने अपनी जान देकर माफी मांगी, और जैसे ही वो अपनी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ा, फार्मा ने उसे आखिरी वक्त में रोक दिया। फिर उसने सैलोमन की टांग को स्कैन किया और पता लगाया कि उसे काटना पड़ेगा, लेकिन वो लाल चमकने लगी। तो उसने एक रिड्यूसिंग ट्रीटमेंट किया और चमक गायब हो गई, जिसका मतलब था कि ये सही ऑप्शन था। लेकिन अगला प्रॉब्लम ये था कि वो नहीं जानता था कि कौन उसकी टांग का ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि वो एक फार्मासिस्ट था। उसने सारी पॉसिबिलिटीज सोची और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे ये खुद करना पड़ेगा। फिर उसने कुछ नहीं से एक पत्थर का बेड बनाया और प्रीस्ट से कहा कि एक टेंट लगाएं। जब ये हो गया, वो टेंट में गया और उसने उस प्रोसीजर को समझाया जो वो करने वाला था। पेशेंट की परमिशन मिलने के बाद उसने कपड़े पहने और आदमी के स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन दिया ताकि उसे एनेस्थीसिया दिया जा सके। जब उसने प्रोसीजर खत्म कर दिया, वो सब उसे भगवान की तरह ट्रीट करने लगे, जो वो था। लेकिन उसने बस एक चीज मांगी, कि वो जो कुछ भी देखा उसे राज रखें। एक दिन, कई महीने बाद, सैलोमन, जो अब नया बिशप था, फार्मा की फार्मेसी में विजिट करने आया। वो हैलोवीन के लिए कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और कैंडीज भी लाया था। फार्मा को पूछना पड़ा कि वो बुलीज के गैंग लीडर से बिशप कैसे बन गया, तो उसने समझाया कि उसने अपने आप को फार्मा के लिए यूजफुल बनाने के लिए बहुत से ट्रायल्स को पार किया। बेसिकली वो ये कह रहा था कि वो अपनी जिंदगी फार्मा का राज छुपाने के लिए लगा देगा, लेकिन वो बेचारा लड़का उसके ऑब्सेशन से थोड़ा डर गया। उसने कुछ लड़कों को घूमते हुए भी देखा, तो सैलोमन उसे एक रूम में ले गया और उसे एक वॉन्ड दी, जिसको गार्डियन डेटी टेम्पल का खजाना माना जाता था। उसने समझाया कि इस वॉन्ड में हीलिंग समेत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और ये मंकी किंग के स्टाफ की तरह शेप भी बदल सकता है। फार्मा ने सोचा कि वो इस होली रेलिक के काबिल नहीं है, लेकिन सैलोमन ने उसे उठाने के लिए कहा। जैसे ही उसने उसे उठाया, वो चमकने लगा और वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए, जिसमें एक लेंस भी थी जिसको फार्मा ने देने की कोशिश की, लेकिन वॉन्ड उसके आर पार चला गया। सलोमन ने समझाया कि ये वॉन्ड दूसरी दुनिया का है और इसलिए सिर्फ दूसरी दुनिया के डेटीज ही इसे पकड़ सकते हैं। जब उसने इसे फिर से पकड़ा, उसने सलोमन से पूछा कि क्या ये हवा में तैर सकता है, और उसने जवाब दिया कि इसके रिकॉर्ड्स हैं। उसने सच में इसे ट्राई किया
और ये सच में तैरने लगा, जिससे लेंस और सलोमन एक्साइटेड हो गए। सलोमन के जाने से पहले उसने फार्मा से वादा किया कि टेम्पल उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन उसने कहा कि कैरेज का इंसिडेंट उन्होंने नहीं किया था, इसलिए उसके पास अभी भी दुश्मन है। उसने फार्मा को उसकी डिवाइन पावर्स को दबाने के लिए एक टैलिस्मैन भी दिया, और इससे उसकी परछाई वापस आ गई, जिससे वो वॉन्ड मिलने से भी ज्यादा खुश हो गया। फिर वो ब्लांच और लॉट के साथ टाउन में गया, और जब वो टाउन में घूम रहे थे, उसने सोचा कि और वर्कर्स को हायर करना मुश्किल होगा। तभी उसने एक कस्टमर को फार्मेसी स्टाफ से पूछते हुए सुना कि वो फार्मा के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बेचते। उस आदमी ने कहा कि वो जगह अजीब मेडिसिन बेचती है जो बहुत कम दाम पे मिलती हैं, जो कि शक की बात है। बॉस भी वहां आया और समझाया कि गिल्ड को फार्मा के प्रोडक्ट्स को अप्रूव करना पड़ेगा, तभी उन्हें बेचने की परमिशन मिलेगी। वापस शॉप पर उसने एक नई गिल्ड बनाने का सोचा, क्योंकि वेरोन एक पीस ऑफ ट्रैश बन गया था। उसने उम्मीद की कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो फिर से ओवरवर्क नहीं करना चाहता था। लेकिन लेंस को ये एक मजाक लगा। उसी वक्त फार्मासिस्ट गिल्ड में बेशर्म बूढ़े आदमी फार्मा को सैबोटाज करने का प्लान बना रहे थे जब वो उनके अटैक से ठीक हो गया था। वेरॉन ने सोचा कि उसने डिवाइन आर्ट्स या अपने पापा के पैसों से सेडिमेंट साफ करवा दिए और जगह को ठीक करवा दिया। जब वो गुस्से में बोल रहा था, कुछ लोग उस पर हंस रहे थे, तो उसने उन्हें याद दिलाया कि फार्मा उनका बिजनेस खराब कर रहा है, तो उन्हें उसे हैंडल करना पड़ेगा। उसने सभी गिल्ड मेंबर्स को फार्मेसी के करीब न जाने का ऑर्डर दिया, वरना उनका लाइसेंस छीन लिया जाएगा। बाद में टाउन में एक आदमी एक डॉक्टर के दरवाजे को जोर से खटखटा रहा था और उसकी बीमार बेटी को लिए हुए था। खुशकिस्मती से फार्मा वहां से गुजर रहा था और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन क्योंकि वो गिल्ड का मेंबर था, वो फार्मा से बात नहीं करना चाहता था। लेकिन उसने अपना इरादा बदल दिया और फार्मा के साथ उसकी फार्मेसी में गया। फार्मा उसे साइड एंट्रेंस से अंदर ले गया, जिससे उसे लगा कि ये आम लोगों के लिए रास्ता है। अंदर आने के बाद उसने उस आदमी को एक नोज मास्क दिया, जिससे उसे रियलाइज हुआ कि फार्मा अपने कस्टमर्स को उसकी बेटी की बीमारी से बचा रहा था। उसने मरी का नाम और एज जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछना शुरू किया, और वो और भी डिटेल्स पूछ रहा था, जैसे कि उसने क्या खाया, जिससे वो हैरान हो गया। उसने उनकी मेजरमेंट्स भी ली, क्योंकि मरी बेहोश थी। और जब उस आदमी ने इसकी वजह पूछी, फार्मा ने समझाया कि उसे सही डोसेज के लिए इसकी जरूरत है। थोड़ी देर बाद उसने मरी पर अपना डिवाइन आई भी यूज किया, जिससे वो आदमी क्यूरियस हो गया। फार्मा ने बताया कि उसकी बेटी मरी को सिर्फ एक सीवियर कोल्ड हुआ है। लोकल फार्मासिस्ट को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने बहुत सारे सिम्टम्स देखे थे। लेकिन फार्मा ने उसे यकीन दिलाया कि यह सच में कोल्ड है, लेकिन एक वायरस की वजह से हुआ है। उसने फार्मा के ज्यादातर वर्ड्स नहीं समझे, लेकिन उसने दवा को सांस के जरिए देने के इंस्ट्रक्शन समझ लिए, न कि निगलने से। उसने उन्हें थोड़ी देर आराम करने दिया और फिर वहां से चला गया। और शाम तक मरी की तबीयत पहले से ठीक हो चुकी थी। जब वो उन्हें घर छोड़ने गया, उसने वादा किया कि अगर सिम्टम्स खराब हो गए तो वो उसे अटेंड करेगा। गेट पर वो आदमी एक बहुत बड़े बिल का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो शॉक्ड हो गया जब फार्मा ने कहा कि इसकी प्राइस एक बड़ी डबल रोटी जितनी है। वापस घर पर उसकी बीवी परेशान हो गई जब उसे पता चला कि वो पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी गया था, लेकिन उसने कहा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, और फिर फार्मा की तारीफ करने लगा और कैसे उसने मरी की सच्ची परवाह की। उसने कन्फेस किया कि एक फार्मासिस्ट के रूप में अगर वो फार्मा से कुछ सीख सकता है, ये बहुत मदद करेगा, लेकिन इसका मतलब गिल्ड के खिलाफ जाना होगा। उसकी बीवी ने उसे शॉप के कर्जे के बारे में याद दिलाया, लेकिन उसने रियलाइज किया कि उसका इरादा पक्का है, तो वो रोने लगी। अगली गिल्ड मीटिंग में वेरॉन ने बताया कि उसने वो सारे कॉस्मेटिक्स डिस्ट्रॉय कर दिए जो उसकी बीवी ने फार्मा से खरीदे थे, और दूसरे लोग यहाँ तक फुसफुसा रहे थे कि बिशप भी उस शॉप पे अक्सर जाते हैं। अचानक वेरॉन ने पियर से पूछा कि इस सिचुएशन के बारे में उसकी क्या राय है, क्योंकि उसकी शॉप डेविल्स नेस्ट के सबसे करीब थी। पियर ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत से बोला। उसने पूछा कि क्या वहां मौजूद किसी ने फार्मा की बनाई हुई दवा देखी है, और ऑफ कोर्स उन्होंने कहा नहीं। उसने आगे कहा कि उन्हें कंपटीशन को अपनी आंखों से देखना चाहिए, जैसे उसने किया। उसने कन्फेस किया कि उसने उनकी मदद ली थी और कहा कि वो सबको इक्वली और सस्ते में ट्रीट करते हैं। लेकिन वेरोन पागल हो गया और फार्मा को शैतान साबित करने के बहाने ढूंढने लगा। जल्दी ही वो इस बारे में गुस्से से बोलने लगा कि कैसे एक नोबल ने उसकी जरूरत के वक्त उसे नेग्लेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि उनकी डिवाइन पावर्स लिमिटेड हैं, तो उसे अपने बच्चे को दफनाना पड़ा। वेरोन फार्मा को किसी न किसी तरह खत्म करने पर जोर देता रहा, लेकिन पियर सबको कंपटीशन से सीखने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, न कि आधी अधूरी नॉलेज पर डिपेंड करने के। उसका सेंस बनने लगा था। तभी वेरोन ने उसे चुप कराया और भगा दिया। उस दोपहर फार्मा पियर के पास आया, जो अपनी टूटी हुई शॉप के सामने बैठा था। उसने समझाया कि उसने गिल्ड के खिलाफ कैसे आवाज उठाई और इसका नतीजा उसे सजा के रूप में मिला। उसने समझाया कि अगर उसे फार्मेसी प्रैक्टिस करनी है तो उसे देश छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फार्मा ने कहा कि उसे देश छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हाल ही में एक गिल्ड बनाई है। फिर उसने पियर को अपनी नई गिल्ड ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया, और ये सुनकर वो आदमी खुशी के आंसू बहाने लगा। उसने जल्दी ही अपनी शॉप सेटअप की, अब फार्मा के कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, और उसके खुलने से पहले मरी ने उसे एनकरेज किया कि वो अपनी पूरी कोशिश करे, जो उसने किया। और वो शॉक्ड हो गया जब उसने देखा कि बाहर लोगों की भीड़ खड़ी थी। कुछ साल पहले
कम्यूस नाम के एक जीनियस को टेम्पल ने अरेस्ट कर लिया, जबकि उसने किंगडम के मेडिकल ग्रोथ में बहुत योगदान दिया था। अपने आखिरी पलों में एक नौजवान ब्रूनो जानना चाहता था कि उसने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए, लेकिन उस आदमी ने लाइफ के सर्कल के बारे में बताया और कैसे लोग हर दिन मरते और पैदा होते हैं। जब वो एक्सपेरिमेंटेशन की सिग्निफिकेंस समझाने की कोशिश कर रहा था, ब्रूनो उस बुरे सपने से जाग गया। लंच के दौरान फार्मा ने नोटिस किया कि वो परेशान लग रहा था, तो उसने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन ब्रूनो ने कम्यू का जिक्र ब्रेकफास्ट में न करने का फैसला किया। तभी पीएएल से एक लेटर आया, उसके पहले बेटे, और ब्रूनो ने पढ़ा कि उसका घर आना लेट हो जाएगा। उसकी माँ के लिए ये परेशानी की बात थी, क्योंकि वो उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लॉट और ब्लांच ने फिर बताया कि कैसे पावेल एक जीनियस था और फार्मा भी इनक्रेडिबल है। उसके तुरंत बाद फार्मा और ब्रूनो ऑफिस गए, जहां उसने फार्मा को आने वाले इवेंट के बारे में याद दिलाया। ये 1 महीने का इवेंट था, जहां दुनिया भर के व्यापारी कैपिटल में इकट्ठा होते थे। उसने फार्मा को होशियार रहने को कहा। उसने समझाया कि एक पड़ोसी देश के आइलैंड पर एक अजीब बीमारी फैलने की रिपोर्ट्स आई हैं। उसने कहा कि पैल के लेटर में डिटेल से बताया गया है कि कैसे 1000 से ज्यादा कॉलोनिस्ट खत्म हो गए थे। इससे फार्मा चिंतित हो गया और वो और डिटेल्स जानना चाहता था। लेकिन ब्रूनो ने आगे कहा कि जो रिसर्च टीम सैंपल्स लेने गई थी वो भी हाल ही में मर गई, जिसका मतलब था कि ये बीमारी कंटेजस है। फिर उसने बताया कि भले ही वो बीमारी खत्म हो गई है, लेकिन उस आइलैंड से माल फेयर में आ रहा था, तो ये पॉसिबल था कि वो माल कंटेमिनेटेड हो। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उन्हें उसके नए डोमेन के पोर्ट पर उतरना था। बीमारी के बारे में सब कुछ जला दिया गया था। इस बात से फार्मा डर गया, क्योंकि ये क्लियरली अनमैनेजेबल था। पैल की रिपोर्ट में पहले रिसर्चर को हाई फीवर हुआ, उसके बाद उल्टी और सिर दर्द हुआ, फिर उसकी गर्दन पर गठाने निकल आई। उसके बाद वो 7वें दिन मर गया। दूसरा रिसर्चर और जल्दी मर गया, लेकिन उसके सिम्टम्स अलग थे, जैसे कि उसकी स्किन काली हो गई थी, और तब उन्हें पता चला कि वो मुसीबत में है। इन सिम्टम्स से फार्मा को साफ साफ बीमारी का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसने और डिटेल्स पूछी तो ब्रूनो ने पढ़ा कि एक अनजान आदमी ने एक नया डिवाइस इन्वेंट किया था, और वो चीज़ फार्मा और उसका माइक्रोस्कोप थी। पता चला कि रिसर्चर्स ने फार्मा का माइक्रोस्कोप यूज किया था और वो वायरस को देख पाए थे। तो फार्मा ने पैल को कुछ स्केचेस भिजवाने को कहा। उसी वक्त महल में एक मीटिंग चल रही थी, जहां उन्हें पता चला कि जब से फार्मा ने अपनी फार्मेसी शुरू की है, किंगडम में मौत की दर 20% से ज्यादा कम हो गई है। सबके पास फार्मा के इन्फ्लुएंस के बारे में अच्छी बातें कहने को थी, तो एम्प्रेस ने सोचा कि उसे उसके काम के लिए इनाम देना सही रहेगा। उसने उसे आर्च ड्यूक बनाने का सुझाव दिया, लेकिन मैरी ने बताया कि इतना बड़ा रैंक एक माइनर को नहीं दिया जा सकता। जबकि मीटिंग चल रही थी, एम्प्रेस ने सोचा कि फार्मा शायद किसी बीइंग से पोजेस्ड है और वो उसकी मदद करना चाहती थी ताकि वो आज़ादी से काम कर सके। उसी वक्त फार्मेसी में फार्मा ने एक एलियन को खतरनाक बीमारी के आउटब्रेक के बारे में समझाया, जिसने फेयर को रोकने का सुझाव दिया। लॉर्ड भी पैल का लेटर लेकर आई, और जैसे ही फार्मा ने स्केच देखा, उसका चेहरा उड़ गया, जैसे उसने भूत देख लिया हो। जो उसने देखा वो यर्सिनिया पेस्टिस नाम की एक चीज थी। तुरंत उसने पोर्ट टाउन में कुछ लोगों को भेजा ताकि उसे क्वारंटीन के लिए तैयार किया जा सके, और उन्होंने अपना बेस्ट करने का वादा किया। जब वो चले गए, फार्मा और एलेन ब्रूनो के पास गए और कहा कि ये बीमारी शायद ब्लैक डेथ है। ब्रूनो भी कुछ बुक्स पढ़ने के बाद यही सोच रहा था, और फार्मा को याद आया कि ये ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जानी जाती थी, जिसकी 17वीं सेंचुरी में 70% डेथ रेट थी। उन्होंने ब्रूनो को पहले ही किए गए बचाव के तरीके समझाए, लेकिन ब्रूनो को ये एम्फसाइज करना पड़ा कि अगर ये बीमारी फैली तो एम्पायर तबाह हो जाएगा, क्योंकि इसे लड़ने का कोई तरीका नहीं था। फार्मा ने फिर बताया कि उसने पहले ही एक नई दवा बना ली थी और उसे पैकेजिंग के लिए भेज दिया था। भले ही ब्रूनो उसके काम करने के तरीके से इम्प्रेस था, फार्मा ने कहा कि उन्हें फिर भी इस बीमारी को फैलने से रोकना होगा, क्योंकि सिर्फ वो ही इस दवा को बना सकता है। ये सुनकर उन्होंने एम्प्रेस से कैपिटल गेट पर सामान की जांच करने की परमिशन मांगी। इसके अलावा उसने फ्लीज और रैट्स जैसी बीमारी फैलाने वाली चीजों को खत्म करने के लिए भी कहा, तो एम्प्रेस ने तुरंत उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए कदम उठाए। ब्रूनो ने उसकी बात सुनने और तुरंत जवाब देने के लिए शुक्रिया किया, लेकिन उसने कहा कि उसे फार्मा पर पूरा भरोसा है। उसी दिन फार्मा ने पियर को वो कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप दिखाया जो उसने बनाया था, ताकि उन्हें अब बैक्टीरिया के पास न जाना पड़े। उसने ये भी बताया कि उसकी बनाई हुई दवा पैकेज हो चुकी थी और जरूरत पड़ने पर मुफ्त में बांट दी जाएगी। सारी अरेंजमेंट्स करने के बाद उसने कैपिटल को पियर के हवाले छोड़ दिया। उसी वक्त एम्प्रेस को फेयर की तैयारियों के बारे में बताया गया और कैसे चेक पॉइंट्स उनके प्लान्स को रोक नहीं रहे थे। बिशप सैलोमन ने भी प्रीस्ट्स को भेजा था अगर प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़े। एम्प्रेस ने उनको बीमारी के मामले को छिपाकर रखने को कहा, क्योंकि उनके दुश्मन इस सिचुएशन का फायदा उठाकर केओस पैदा कर सकते थे। उसी वक्त फार्मा और एलेन निकलने वाले थे, और जब उसने नोटिस किया कि फार्मा डरा हुआ है, उसने उसे हिम्मत दी और लॉर्ड को उसके लिए चीयर करते हुए दिखाया। पोर्ट टाउन पहुंचने पर उन्होंने शिप्स को देखा जो इंस्पेक्शन के लिए इंतजार कर रही थी, और कैसे एक ही शिप पूरे देश की प्रॉस्पेरिटी को तबाह कर सकती थी। वो जल्द ही उस टीम से मिले जिसको उन्होंने पहले भेजा था, जिन्होंने बताया कि हर शिप पहले ही एंकर हो चुकी है, और उन्हें अब तक की इंस्पेक्शन के डॉक्यूमेंट्स दिए। उन्होंने बताया कि जिन शिप्स ने इंस्पेक्शन पास कर ली थी, उनके सामान को भी जस्ट इन केस प्यूरिफाइड किया गया।
वो भी इंस्पेक्शन टीम में शामिल हो गए और एक बोट पर पहुंचे जहां एक बेचैन व्यापारी था। उन्होंने शिप के फिजिशियन से बात की जिसने उनके साथ कोऑपरेट किया जब वो अपने काम में लगे हुए थे। इंस्पेक्शन के बाद फार्मा को उनके सामान में कोई दिक्कत नहीं मिली, लेकिन उसने उन्हें कुछ प्रिस्क्रिप्शन दी और कहा कि उनके क्रू मेंबर्स इस कर्वी से परेशान थे। जब वो अगले शिप की तरफ बढ़े, सेलर्स अगले नंबर के लिए लड़ने लगे क्योंकि वो पहले ही बहुत लेट हो चुके थे। बूढ़े आदमी बेबी टैंट्रम्स करते रहे जिससे एलन ने अपनी वॉन्ड निकाल ली, लेकिन वो एम्पायर्स स्कारलेट नेवी से आई कैनन शॉट से चौंक गए। ये भी पता चला कि बूढ़ा आदमी जीन एक नेवी कमांडर था। मिस्टर जीन ने फिर अनाउंस किया कि फार्मा एक रॉयल फार्मासिस्ट है और एक आर्च ड्यूक का बेटा है, जिससे सेलर्स शॉक्ड हो गए। तो उसने वादा किया कि जो भी शिप फार्मा की बेइज्जती करेगी वो उसे डुबो देगा। फार्मा की टीम मिस्टर जीन से भी मिली, जो कुछ और नहीं बस उसकी शॉप की कैंडी चाहता था। क्रू ने कहा कि जब से उन्होंने उसकी कैंडीज खाना शुरू की है वो स्कर्वी से परेशान नहीं हुए और फार्मा खुश था कि उसने उनकी मदद की। उनकी इंस्पेक्शन के बाद एलन अब भी ब्लैक डेथ के आउटब्रेक के डर से सहमी हुई थी, तो उसने सबको मेहनत से काम करने को कहा। तभी एडम, जो एक्टिंग गवर्नर था, आया और उसने रिपोर्ट किया कि एस स्टैक विलेज से बहुत सारे लोगों के हाई फीवर के सिम्टम्स के साथ मरने की खबर आई है। ये गांव उनकी लोकेशन के वेस्ट में था और कुछ सेलर्स ने इंस्पेक्शन से बचकर वहां इलीगली भाग गए थे। उसने रिपोर्ट किया कि ये बीमारी तेजी से फैल रही थी। तो फार्मा ने वहां जाने की तैयारी की, जो एलन को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने उसे सिचुएशन की सीरियसनेस समझाई। एलन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे इनकरेज किया कि वो रोने के बजाय अपने आप को यूजफुल बनाए, जबकि उसके पास जरूरी लोग और टूल्स थे। फिर उसने अपनी डिवाइन आर्ट्स वॉन्ड निकाली और जल्दी से उड़ गया। जैसे ही वो उड़ रहा था वो ख्यालों में खो गया और एक चिड़िया से टकरा गया, जिससे वो नीचे गिरने लगा। लेकिन वो गिरने से पहले हवा में ही रुक गया। जैसे ही वो एक बड़े पेड़ की तरफ बढ़ा, उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और किसी तरह अपनी वॉन्ड की एबिलिटी से उसके आर पार निकल गया। जब वो गांव पहुंचा, बहुत सारे गांव वाले जा रहे थे और उसने उन्हें रुकने को कहा। ऑफ कोर्स उन्होंने उसे चले जाने को कहा क्योंकि वो मरना नहीं चाहते थे। वो जल्दी ही घबरा गए और उसे वो बुरी आत्मा बताया जिसने उन्हें श्राप दिया, क्योंकि वो अचानक से कहीं से भी आ गया था। जैसे ही उन्होंने उस पर अपने हथियार उठाए, उसने अपनी वॉन्ड से गांव के चारों तरफ एक आइस का डोम बना दिया और उनके जबड़े नीचे लटक गए। उसने फिर समझाया कि वो उन्हें एक रॉयल फार्मासिस्ट के रूप में बचाने का प्लान कर रहा है, और जब उन्होंने उसका बैज देखा वो शांत हो गए और उसे उन्हें बचाने के लिए कहा। अंदर आने के बाद उसने समझाया कि गांव को 3 जोन्स में बांटा जाएगा, जो बहुत ज्यादा बीमार थे, थोड़े बीमार थे और बीमार नहीं थे। आदमियों को लगा कि वो बीमार लोगों को जला देगा, लेकिन उसने कहा कि ये बस सबसे जरूरी लोगों को प्रायोरिटी देने का एक तरीका है। वापस पोर्ट पर नेवी ने एक अजीब शिप को आते हुए देखा और जल्द ही पता लगा लिया कि ये शायद वही शिप थी जो इंस्पेक्शन से भाग गई थी। उन लोगों ने मदद के लिए झंडे उठा रखे थे। इसका मतलब था कि वो लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, और जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे, किड स्काउट ने रिपोर्ट किया कि शिप पे सारे लोग पहले ही मर चुके हैं। मिस्टर जीन को लगा कि शिप को सर्च करना बेकार है, तो उसने उन्हें शिप और उसके कंटामिनेंट्स को डुबाने के लिए तैयार रहने को कहा। जब वो अपनी कैनन्स तैयार कर रहे थे तो ओल्ड मैन जीन को याद आया कि फार्मा सबको बचाना चाहता था, लेकिन उन्हें इंस्पेक्शन स्किप करनी पड़ी थी। उन्होंने उनके लिए एक प्रेयर की, उसके बाद उन्होंने अपने शॉट्स फायर किए और वो मिस नहीं हुए। दूसरी तरफ एक इंस्टीट्यूशन में कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि उन्हें काम के लिए और लोग चाहिए, लेकिन जब एक औरत ने मदद के लिए कहा, उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा शुक्रिया। पता चला कि उस औरत को प्रोफेसर ब्लैक मोल्ड के नाम से जाना जाता था और वो जल्दी ही रिटायर होने वाली थी, इसलिए उसे इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके ऑफिस में उसकी असिस्टेंट ने उसे कैस्पर के नाम से बुलाया, लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक दिया, ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत ही नहीं थी, बल्कि उसकी स्पेशलिटी मोल्ड्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में थी, जिसका मॉडर्न मेडिसिन में कोई फायदा नहीं था, और उसने खुद को बेकार मान लिया। तभी कोई उसे प्रेसिडेंट के ऑफिस में बुलाने आया। इसी बीच एस डॉक में फार्मा पहले आइसोलेशन बिल्डिंग में गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, वहां के लोगों ने पूछा कि एक बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उनकी दुश्मनी रोक दी और फार्मा को बताया कि वो कुछ वक्त पहले सलोमन के साथ था, इसलिए वो जानता था कि फार्मा पैनिक थियोस है। जब ये बात साबित हो गई कि फार्मा बॉस है, तो उन्होंने बताया कि वो ये पता नहीं कर पा रहे थे कि कौन इन्फेक्ट है और कौन नहीं। फार्मा ने उन्हें वहां मौजूद सभी को ड्रग्स देने का ऑर्डर दिया, जबकि वो एक एक करके पेशेंट्स को चेक कर रहा था। उसने अपनी डिवाइन आई का यूज करके उनका डायग्नोस किया और देखा कि जब लाइट चली जाती है तभी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उसने एक लकी आदमी को बताया कि उसे बस ठंडा हुआ है तो वो आइसोलेशन सेंटर से जा सकता है। उसने अपनी वॉन्ड से उसकी हीलिंग को भी तेज कर दिया, लेकिन ये साफ हो रहा था कि वो अकेले ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता, जबकि वो कंटामिनेटेड कार्गो कैपिटल तक पहुंच रहा था। ड्रग्स देने के बाद उन्होंने फार्मा से अगले प्लान के बारे में पूछा और उसने उन्हें वहां से निकलने और कैपिटल की तरफ जा रहे कंटामिनेटेड कार्गो को रोकने को कहा। इधर पोर्ट पर एलन और उसकी टीम ने अभी अभी अपनी इंस्पेक्शन राउंड्स खत्म की थी, लेकिन उसने फिर भी अपने सबॉर्डिनेट को गफलत न करने की चेतावनी दी। एलन ने सोचा कि फार्मा ने सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया और उसने विश किया कि वो फार्मा से और सीख सकती।
ये कहते हुए कि उसके पास फार्मा जैसी कोई स्पेशल पावर्स नहीं थी। उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन उसकी असिस्टेंट ने उसकी बात से सहमत नहीं हुई। उसने बताया कि फार्मा ज़्यादा एक्यूरेट था, लेकिन एलन उससे ज़्यादा तेज़ी से कार्गो इंस्पेक्ट करती थी। ये सुनकर एलन ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वो एक और सिक्योर नहीं थी। वापस इंस्टीट्यूट में प्रेसिडेंट, जो कि ब्रूनो था, उसने कैस्पर से उसकी रिसर्च के बारे में पूछा, लेकिन कैस्पर ने उसकी बात बीच में ही काट दी, ये सोचकर कि वो उसकी रिसर्च की फंडिंग कैंसिल करना चाहता है। उसने ब्रूनो का शुक्रिया किया कि उसने इतने साल उसे झेला और रिटायरमेंट लेने को तैयार हो गई, लेकिन ब्रूनो ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वो उसे निकाल नहीं रहा, बल्कि उसके पास उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। ये सुनकर कि वो दुनिया को बचाने में मदद कर सकती है, वो पूरी तरह दंग रह गई। लेकिन ब्रूनो ने शांति से उसे एक नोट दिया, जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक मेडिसिनल सब्सटेंस निकालने का काम था। जब उसने पूछा कि किस जीनियस ने ये नोट लिखा है, ब्रूनो ने कहा कि ये राज है और बस पूछा कि क्या वो ये काम कर सकती है। खुशकिस्मती से उसने बताया कि उसके पास पहले से ही एक ऑर्गेनिज्म सालों से उसकी लैब में मौजूद था, और उसने ब्रूनो को वो सैंपल दिखाया जिसको वो अपनी तरह बेकार समझती थी। ब्रूनो ने अनाउंस किया कि सारे रिसोर्सेज उसकी सुपरविजन में एक नई दवा बनाने में लगाए जाएंगे, और उसने अपना बेस्ट करने का वादा किया। वापस स्टैक पर फार्मा ने मेयर को बताया कि वो कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स को नहीं बचा पाए, लेकिन मेयर ने फिर भी फार्मा का शुक्रिया किया कि उसने कम से कम जानो माल का नुकसान होने दिया। फार्मा ने आगे बताया कि सेफ्टी के लिए उसे विलेजर्स के कोऑपरेशन की जरूरत है, ताकि वो 2 हफ्ते तक वॉल ऑफ आइस के अंदर क्वारंटीन रह सके। जाने से पहले उसने उन्हें किसी भी जानवर को न छूने को कहा। उसने प्रीस्ट के साथ भी अलविदा कहा और अपनी वॉन्ड पर उड़ गया। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने दूर से आग देखी, तो वो नीचे उतरा और देखा कि उसके भेजे हुए प्रीस्ट्स एक कार्ट को जला रहे थे। शुरू में मर्चेंट्स कैप्चर कोऑपरेट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने उन्हें यकीन दिलाया कि ब्लैक डेथ उनके पास आ रही है, और उन्हें कन्फेस करना पड़ा कि उनके पास 4 कार्ट्स थे और उनमें से एक स्क्विरल्स से भरा हुआ था। उन्होंने कंफर्म किया कि वो स्क्विरल्स उस आइलैंड से आए थे जहां एपिडेमिक ने तबाही मचा दी थी, जिससे ये और कंफर्म हो गया कि ये गंदे लोग ही इस प्लेग को फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने ये भी कन्फेस किया कि उनके साथ 20 और 5 होली नाइट्स थे, जो कि काफी सस्पिशियस था। तो प्रीस्ट्स ने पूछा कि उनके साथ नोबल्स क्यों थे। इस इन्फॉर्मेशन के साथ फार्मा ने यह कंक्लूड किया कि होली नाइट्स ने जानबूझकर एपिडेमिक को एम्पायर में घुसाया था। उसने ये भी याद किया कि एम्प्रेस का इन्फेक्शन भी एक जानबूझकर किया गया काम माना जा रहा था, जिसका मतलब था कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। तभी वो गंदा मर्चेंट चिल्लाने लगा कि उनके साथ भी वही सलूक किया जाना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। प्रीस्ट उन्हें जला देना चाहते थे, लेकिन फार्मा ने कहा कि वो उनके पापों के बावजूद उनका इलाज करेगा। इसी बीच ब्रूनो ने एम्प्रेस को आउटब्रेक की खबर दी और कहा कि वो रोग क्रू शायद कैपिटल की तरफ जा रहे हैं और 1 या 2 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। एम्प्रेस ने मिनिस्टर्स को गेट्स पर सिक्योरिटी बढ़ाने का ऑर्डर दिया, जबकि वो सिर्फ फेयर को रोक सकती थी। अगले दिन लॉट ने हर उस मर्चेंट को मास्क बेचा जो उसे मिल सकता था, और उन्हें अपने चार्म्स से खरीदने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच पियर को गेट से नए सैंपल्स मिले जिसे उसे इंस्पेक्ट करना था, और उनमें से एक पर ब्लैक डेथ का स्टेन था। तभी गेट के बाहर से एक अटैक हुआ, तो उन्होंने तुरंत गेट बंद कर दिया, लेकिन होली नाइट्स ने गेट तोड़ दिया और गार्ड्स को मारने लगे। खतरे के बावजूद पियर जल्दी से टेंट में गया, ये श्योर करने के लिए कि डोसेजेस सेफ हैं। वहां पहुंचकर पियर ने देखा कि होली नाइट ने एक ब्रॉड और एक केज जो व्हाइट स्क्विरल्स से भरी हुई थी उन्हें कैपिटल में छोड़ दिया। उसने अपनी विंड एबिलिटीज का यूज करके उन्हें इधर उधर भी फेंका। स्क्विरल्स को देखते ही पियर को पता चल गया कि इसका क्या मतलब है, तो उसने तुरंत गार्ड को अलार्म बजाने को कहा ताकि सबको पता चल सके कि मुसीबत आ चुकी है। और जैसे ही घंटी बजी, किसी ने रॉयल हॉल में रिपोर्ट किया कि नेदरलैंड्स से होली नाइट्स ने सिटी पर अटैक कर दिया है। उसने पूछा कितने हैं, और जब उसने कहा 5, वो बैठ गई और पूछा कि उनसे अभी तक डील क्यों नहीं किया गया। ब्रूनो ने फिर सजेस्ट किया कि शायद वो कैपिटल को इन्फेक्ट करने आए थे। एम्प्रेस ने सोचा कि नेदरलैंड्स अपने इतने साल पुराने अलायंस को सिर्फ 5 नाइट्स के साथ अटैक करके क्यों बर्बाद करेगा। ये भी कहा कि उनका रूलर अभी अभी मरा है, तो ये नेशनल एफर्ट नहीं हो सकता। ब्रूनो ने आर्ग्यू किया कि ये जरूर किसी ऐसे शख्स का काम है जिसे मेडिसिन के बारे में स्पेशल नॉलेज है, और ये भी सजेस्ट किया कि शायद ये उस ब्रिलियंट फार्मासिस्ट का काम हो सकता है जिसे उन्होंने उसकी हेरेटिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए किंगडम से निकाल दिया था। उसे इंक्विजिटर्स ने पकड़ लिया था और उसकी डिवाइन पावर्स को सील करके एक आम आदमी बना दिया था। ब्रूनो ने यह भी बताया कि कम्यूज को पकड़े जाने से पहले वो ऐसे जहर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकते थे। उसने एम्प्रेस को कम्यू का नाम बताया और खुद को कोसा कि उसके बुरी नियतों के बावजूद उसने उसे मारा नहीं। इसी बीच होली नाइट्स ने आइस वॉल से खुद को ब्लॉक कर लिया ताकि आग के अटैक से बच सकें। फिर गार्ड्स पर हमला करने के लिए एक मौका ढूंढा। इससे पहले कि वो भाग पाते, स्लोमन ने आकर उन रैम्पेजिंग होली नाइट्स को रोक दिया। उसने अपनी डिवाइन अथॉरिटी का यूज करके उनकी डिवाइन पावर्स छीन ली, क्योंकि वो इसके लायक नहीं थे। उसी समय लॉट बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो मदद करना चाहती थी। लेकिन सेड्रिक ने उसे शांत किया।
जल्दी ही फार्मा वहां पहुंचा और सबसे पहले उसने बेल टावर पर खड़े होकर अपनी डिवाइन आई से चेक किया कि इन्फेक्शन कितना फैल चुका है। उसने व्हाइट स्क्विरल्स को भी आराम से उड़ते हुए देखा जो बीमारी फैला रहे थे। और जैसे ही वो वहां से निकला, उसकी मुलाकात ब्रूनो से हुई। तो वो दोनों साथ में उस जगह पर चले गए जहां एक पकड़े हुए नाइट से पूछताछ हो रही थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ब्लैक डेथ के बारे में कुछ नहीं पता और उन्होंने बस वही किया जो उन्हें करने को कहा गया था, क्योंकि कम्यू ने उनकी आबादी को बंधक बनाया हुआ था और वो एक ही मूव में हजारों लोगों को मार सकता था। उन्होंने हिम्मत से कहा कि वो एक ईविल स्पिरिट से पोजेस्ड है। और जब ब्रूनो वहां पहुंचा, उन्होंने जान दे दी। जब वो बॉडीज जला रहे थे, फार्मा और दवाई बनाने के बारे में सोच रहा था, तभी उसने अपनी फार्मेसी के ऊपर एक ऑमिनस फिगर देखी। इसी बीच लॉर्ड फार्मेसी की तरफ चली गई क्योंकि अलार्म बजना बंद हो गया था, लेकिन उसके वहां पहुंचते ही अलार्म फिर से बजने लगे। एसेटिक ने उसे अंदर आने दिया। उसने देखा कि दरवाजे लॉक नहीं थे, लेकिन लॉट पहले ही ऊपर जा चुकी थी। वहां उसने कुछ अजीब देखा तो वो आसपास देखने लगी और सेड्रिक को अंदर आते देखकर वो डर गई। उसने सुकून की सांस ली, लेकिन वो जल्दी ही खत्म हो गई क्योंकि कन्ना ने सेड्रिक को चाकू मारा और उसकी तरफ बढ़ी। फार्मा और ब्रूनो जल्दी से उस जगह पहुंचे जहां लॉट और सेड्रिक खून में लथपथ पड़े थे। तुरंत ब्रूनो ने उस पर हमला किया ताकि उसका ध्यान भटका सके, लेकिन उसकी आइस मैजिक ने कुछ नहीं किया क्योंकि कामिस ने अपना डरावना चेहरा दिखाया। जब उन्होंने लड़ना शुरू किया, फार्मा उस जहर को पहचान नहीं पाया जो कमिस ने यूज किया था, तो उसने गेस करना शुरू कर दिया क्योंकि वक्त नहीं था। ब्रूनो के सारे स्पेल्स ब्लॉक हो गए थे और कमिस ने आखिरकार अपनी ईविल पावर्स से उस पर हमला किया। फार्मा ने आखिरकार पहचान लिया कि ये अकीनाइट था, लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि ये एक से ज्यादा जहर का कंपाउंड था। जब तक उसने दूसरे जहर को पहचाना, ब्रूनो की जमकर पिटाई हो रही थी। तब कमिस ने खतरनाक केमिकल्स का एक जार उठाया और एक स्पीच देने लगा कि सिर्फ स्ट्रांग इंसानों को ही जीने का हक है। वो केमिकल्स को टेस्ट करने ही वाला था, लेकिन फार्मा ने उसे रोक दिया। उस पॉइंट पर वो गुस्से में पागल हो गया और उसने कमिस पर एक सुपर फास्ट ब्रेन नंबिंग पंच मारा। उसकी पावर्स देखकर कमिस चाहता था कि फार्मा उसके साथ जेनोसाइड में शामिल हो जाए, लेकिन फार्मा ने मना कर दिया और अपने दाएं हाथ से एक सुपरमैन पंच मारा और उसे दूर फेंक दिया। उसने फिर एक और पंच मारा जिसने उसे जमीन पर ही रोक दिया। इससे पहले कि वो उसमें से ईविल स्पिरिट को निकालने के लिए अपनी वॉन्ड का यूज करे, जो रेनबो लाइट से साफ दिख रहा था। वॉन्ड से आसमान में रोशनी निकल रही थी। जब सलोमन ने वो रोशनी देखी, तो उसने जाना कि रेनबो लाइट का मतलब हवा और जमीन में हर बीमारी का शुद्धिकरण है। इसी बीच लॉट और सेड्रिक को भी होश आ गया और वो पीछे से उसके गले लग गई। लड़ाई के बाद उन्होंने उन कुछ लोगों का इलाज किया जिन्हें इन्फेक्शन हो गया था, जबकि एलेन ने पोर्ट से आउटब्रेक को रोकने में कामयाबी हासिल की। उसने सभी को दवा भी बांट दी, बस सेफ्टी के लिए। लेकिन वेरोन ने पियर से उसे लेने से मना कर दिया, बस चुपके से अपनी पत्नी को दे दी क्योंकि वो एक घमंडी आदमी था। 2 महीने बाद एम्प्रेस ने ऑफिशियली ब्लैक डेथ पैंडेमिक के खत्म होने का ऐलान कर दिया, जिसका मतलब था कि पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी फिर से खुल सकती थी। उनके पहले कस्टमर्स ओल्ड मैन जीन और बिशप सैलोमन और कुछ और लोग थे। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो चलो फेक फैंस को कंफ्यूज करते हैं RIP फार्मा कमेंट करके। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार।